मैंने एक ही विश मांगी थी जो बहुत हार्ड से मांगी थी कि जिंदगी में मेरा आर्ट मुझसे अलग ना हो, कि किसी भी वजह से मैं जस्ट पेंटिंग करता रहूं और इनकम जो भी कुछ भी मिले वो मुझे इजीली मिले, जिसके लिए मुझे सोचना ना पड़े कि ये करूँ या वो करूँ। ये मैंने विश मांगा था। करियर के बिगिनिंग में मैं तो फुटपाथ से शुरुआत की है मैंने, कि मैं जहांगीर आर्ट गैलरी के बाहर टूरिस्ट के स्केचेस बनाता था और 3 साल तक मैं वहां रहा। घर वालों को लग रहा था मैं कॉलेज कर रहा हूँ। कॉलेज खत्म हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ होने के बाद रिजल्ट कब आ रहा है? रिजल्ट तो अभी आ ही नहीं रहा। इसका सारे दुनिया के रिजल्ट लग रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। पिताजी तो बहुत ज्यादा राह देख रहे थे क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, कब इसको नौकरी लगेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनका वो था। आपका जो पहली यूएस ट्रिप थी वो कैसे पॉसिबल हुई? तो हमारे आदर्श जो है वासुदेव कामत जी, वो उस कंपटीशन में पुरस्कार विजेता रहे थे, तो उनके कारण हमें ये सारी चीजें पता लगी कि ऐसा एक कंपटीशन होता है। गुनगुनाता है दिल मेरा डम डम डरडम डम 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 डरडम 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 डम डरडम 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 डम 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 डरडम डम डम डम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैंकी ब्लॉग्स। हम पहले मिले थे कानपुर में। मैंने जब सुचित्रा मैम से पॉडकास्ट किया, उनसे भी बहुत सी बातें की। उन्होंने भी आपके और उनके जो स्टोरीज थे वो भी काफी शेयर किए, वो भी हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। मैं मुंबई में रहता हूँ और बहुत से आर्ट कॉलेजेस में मेरे फ्रेंड्स हैं, तो इतने क्यूरियस है आपके बारे में। आपके पेंटिंग्स है ना, वो सारी तरफ फैल चुके हैं, पर आपके बारे में है ना, आपकी जो जर्नी है वो बहुत कम लोगों को पता है। और एक ऐसा सेपरेट किसी ने ना वो टाइप में पॉडकास्ट नहीं बना है आपके लाइफ के ऊपर, आपकी जो जर्नी है उसके ऊपर। तो आज इस पॉडकास्ट में हम उसी पे बात करेंगे, और कुछ इंटरव्यू के टाइप में नहीं होने वाला है, फ्रेंडली, एक सीनियर और जूनियर का, जैसे मैंने आपको बोला है। हमारे व्यूवर्स को वो देखने में बहुत पसंद आता है और उनको भी एक अपना सा लगता है। वेलकम प्रमोद दादा, कैसे हो? मजे में, मैं मजे में हूँ। आप कैसे हैं? सुपर। तो पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि ना, प्रमोद कुर्लेकर कौन है? आप प्रमोद आराम से टाइम कुर्लेकर। लीजिए, एक अपने ना कॉलेज के टाइम पे जाइए और वहां से आप थोड़ा सा देखिए कि आप अब कौन हो। प्रमोद कुर्लेकर पहले भी कला का साधक था, अभी भी है और आगे भी कला का साधक ही रहेगा। जो चीजें पहले नहीं थी अब है, आगे जुड़ेंगी, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। मेरा जो मेरी जो भूमिका है वो वही रहेगी, साधक की भूमिका, जो पहले से आज और आगे भी रहेगी। कैसा है, हमारी जो ऑडियंस है ना, वो इतनी ज्यादा हिंदी में ना कंफर्टेबल नहीं होती, तो साधक का थोड़ा सा मीनिंग बता दीजिए। साधक का मीनिंग होता है साधना करने वाला, मतलब एक तरह से सेवक हम कह सकते हैं, या सेवक से ज्यादा जो किसी चीज के ध्यास को मन में रख के किसी चीज को अपने जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा जिस चीज हम्म। में व्यतीत करता है, हम कह सकते हैं उसे साधना कह सकते हैं, और जो साधना करता है हम्म। उसे साधक कहा जाता है। ऑसम। प्रमोद दादा, आप है ना मॉम डैड के बारे में बताइए। शुरुआत करते हैं कि आपके मॉम डैड कैसे आपको देखते थे, आपकी जर्नी कब? वो वक्त ऐसा था कि उस वक्त कला या खेल इनके लिए उतना स्थान नहीं होता था, खास करके हमारे यहाँ पे गांव पे जहाँ हम रहते हैं। हम्म। उसे अम, अगर वो आपके स्टडीज के बीच में आ रहा होता है, आपका हम्म। खेल कूद या आपकी कला की रुचि, तो उसे उतनी पसंद नहीं मिलती है। वैसा था मेरे मेरे टाइम पे। तो कला को सराहना उतनी नहीं मिल पाती थी। अ, वजह ये थी कि माहौल वैसा था। तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पढूं लिखूं अच्छे से, जो टिपिकल वे ऑफ ग्रोथ होता है हाँ। जिसे माना जाता है। बराबर। कि मैं जाके आगे जाके, जैसे हमें पता है उस जमाने में 4 चीजें होती थी जो लोग करना चाहते थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था, लॉयर बनना चाहता था, राइट।
या प्रोफेसर बनना चाहता। तो ये जो 4 चीजें हैं, उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हुआ करता था। हम्म, आज भी है, हम्म, मगर उस वक्त इतना प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल वाइड नहीं हुआ था। हाँ, जितनी चीजें आज खुल चुकी है, हम्म, अम, आप जिस चीज में रुचि रखते हैं, अगर आप शिद्दत से उस चीज चीज को करते रहे, हम्म, तो आपके लिए वहां से भी यश के रास्ते निकल सकते हैं। तो ऐसा ना होने के कारण हमें उसी दायरे में देखा जाता था कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, हम्म, अच्छे से पास हो जाओ, और आगे जाके इन 4 जो मापदंड है, हम्म, कम से कम वो अगर अचीव करे तो अच्छा है, वो ना भी करे हम्म, तो भी उससे रिलेटेड कुछ जो भी है, हम्म, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, दूसरा कोई भी, ओके, इस तरह से, मतलब एक टिपिकल दायरा हुआ करता था, उसके हम्म, अंदर आप फिट हो जाओ तो आप यशस्वी माने जाओगे। तो उस हम्म, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था। ये पिताजी का नजरिया था, जो समाज में जो चीजें होती है, नजरिया उसी से बनता है। तो मेरे पिताजी बहुत ही सीधे साधे स्वभाव से थे, स्वभाव से भी सीधे साधे थे, रहन सहन से भी सीधे साधे थे। हम्म, तो उनका उतना सीधा साधा सपना भी था। ओके, और माँ की बात करें तो माँ तो मेरी ऐसी थी कि मैं कैसा भी हूँ, हम्म, मैं हमेशा उसका लाडला ही हूँ। सारे बचपन में मैं सारे माँ बाप शरारती का था, वैसे ही होता है। तभी भी उसका प्रेम वैसा ही था। मैं अभी कुछ सक्सेस पा चुका हूँ, हम्म, उसका उसे कोई पता नहीं है, उसको जानने की जरूरत नहीं लगती, हम्म, या उसे कोई गर्व है और अभी मैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं था, और नहीं था के वक्त में तो नहीं के भी नीचे था, मतलब ऐसा था कि ओ, इतनी शरारत हम्म, किया करता था और इतना स्टडीज में खराब था मैं हम्म, पाठशाला में, कि मैं 6th और 9th स्टैंडर्ड में फेल हुआ था। तो एक विद्यार्थी या बच्चा हम्म, कैसा नहीं होना चाहिए, इसका हम्म। मैं जीता जागता उदाहरण था। ऐसे बिल्कुल हालात में नहीं। भी उन्होंने कभी भी मुझे अ, उस तौर तरीकों पे तौला नहीं। उस हम्म, वक्त उनका जो प्रेम था, हम्म, वही आज भी वैसा ही है। तो उनके लिए ये चीजें मायने नहीं रखती कि मैं कौन हूँ, क्या बन गया हूँ, क्या हम्म। बनूंगा। ये सारी चीजें उनके प्रेम की व्याख्या में आते ही नहीं। आपने जो अभी कहा ना कि मैं 6th और 9th में फेल हुआ था, एटलीस्ट आपके टाइम पे ना वो आपको पता चलता था कि मैं 6th में फेल हुआ हूँ, 9th में ये साल में फेल हुआ हूँ। लेकिन आपके बाद जो जनरेशन थी, जैसे कि हमारी जो मैं जब था ना, उसके बाद वो शुरू हुई, आई थिंक 7th या 7th से ही शुरू हुई। और अभी के जो बच्चे वो तो फर्स्ट से ही शुरू हुआ है। स्कूल में लिटरली उनको 10th तक फेल ही नहीं करते। हम्म, उनको ग्रेडिंग सिस्टम में डाल दिया है, पहले जो परसेंटेज में था, अभी ग्रेडिंग में तो ABC ऐसे ही है। तो बच्चे को सी में अगर उसको 35 भी मिले तो भी समझ में नहीं आएगा, और 45 55 मिले वो भी नहीं समझ में आएगा। तो लिटरली सबको पास कराते जा रहे हैं, और वो आगे, मतलब पता नहीं वो आगे जाके क्या कहेंगे उनके आगे के जनरेशन को, मैं कब फेल हुआ था, क्योंकि फेल ही नहीं हुए, पढ़ाई का पता ही नहीं है। ये चीजों के पता नहीं। अभी कोई मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण से ये कुछ रचना की गई होगी, मगर अच्छा है, उन्हें फेलियर की वेदनाएं झेलनी नहीं पड़ेंगी। हम्म। ये एक साइड हो गई। मगर ये अब एक मुझे ऐसा अच्छी लगता है चीज है, कि लेकिन फेल, फेलियर की वेदना नहीं होना है। मतलब आपको फेलियर की वेदना हुई, अब आपको पता है वो टाइम, तो आपको क्या लगता है वो टाइम जो आपको फेलियर की जो समझ में आया कि हाँ लोग भी कह रहे हैं, तो उस वो जरूरत है वो समझना या फिर नहीं? अब मैं जब यहाँ से देखता हूँ तो मुझे 2 आयाम नजर आते हैं। अगर उस बच्चे के नजरिए से देखे, हम्म, तो वो बहुत ही खराब समय था। ओके, बहुत ही इग्नोरेंस, बहुत ही इंसल्टिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट की पूरी धज्जियां उड़ जाती थी, ऐसा समय था।
ओके। मगर आज मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी भी था, उस वजह से जो चीज़ें मैंने इनडायरेक्टली सीखी, वो हम्म। शायद वो चीज़ें ना होती तो मैं नहीं सीख पाता था। तो उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि मैं इतना अ, खराब स्टूडेंट के तौर पे प्रसिद्ध हो गया था कि अब उससे ज़्यादा आपको नीचा दिखाने की जगह ही नहीं बची थी, ऐसा होता था। और अच्छा। उसके बाद जब मैं मुझे एक ही चीज़ उस वक़्त आशा आशा की किरण की तरह दिखती थी। मैं जब हाँ। 6th स्टैंडर्ड में फ़ेल हुआ था, तब हम्म। सचिन तेंदुलकर का डेब्यू हुआ था और वो उस वक़्त वो भी फ़ेल है, तो हाँ। हम कहीं न कहीं अपने खुद के लिए आसरा ढूँढते हैं। अगर हाँ। मुझे ऐसा लगता था कि एक बंदा फ़ेल होके भी यहाँ पहुँच चुका है, राइट। जहाँ अ, उसको सब कुछ वो चीज़ें मिल रही है जो कि उसके क्रिकेट की वज़ह से वो डिज़र्व करता है। राइट। तो मैं स उसकी बैट और मेरे ब्रश और पेंसिल के कंपैरिज़न करना शुरू कर राइट। दिया था कि हाँ। चलो ठीक है, मैं भी कुछ कर रहा हूँ, शायद मैं आज फ़ेल रहा हूँ, आगे आगे जाके शायद कुछ हो पाएगा। तो हम हमेशा अ, सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा के जी नहीं सकते। हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ ढूँढना होता है, जिसके हम्म। आसरे हम्म। हम आगे बढ़ें। तो वो एक बंदा है इनडायरेक्टली जिसने मुझे मोटिवेट किया। ओ। जो मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ा बड़ा पर्सनैलिटी थी। तो मैं ये तो नहीं कह सकता था किसी को कि हम्म। हम्म। वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये तो वो बहुत एज में बड़ी बोल बात भी है। नहीं सकते ना। बोल भी नहीं सकते, तो फ्यूचर ये का एक भी पता मंजिल नहीं होता ढूँढने है। और उतनी समझ नहीं थी मगर एक सेंस आ रहा था कि एक बंदा ऐसा है, हम्म। जो स्टडीज़ में ठीक नहीं होने के बावजूद अपने पैशन के वजह से, अपने क्रिकेट के वजह से हम्म। उन सारी चीज़ों तक पहुँच चुका है जिसके वो सपने देखा करता था। राइट। तो मुझे वहाँ उस वक़्त वो आसरा एक मिला था हम्म। और बाकी तो सब नेगेटिव होता था ज़्यादा करके। मगर ये नेगेटिविटी से हुआ ये कि मैं सहने के चरम पे पहुँच चुका था कि मैं सह सकता था, कुछ भी ऐसी हालत हो गई थी। हम्म। तो जब मैं 10th के बाद मैं 10th में अच्छे मार्क्स से पास हुआ क्योंकि 9th के बाद मेरे पिताजी ने कहा तुम्हें स्टडी करना है तो करो, हम्म। नहीं करना है तो मत करो। भैंसे है घर पे, उनको चराने का अगर तुम्हारे नसीब में है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके। और वो बड़े शब्द के पक्के थे, तो उन्होंने ऐसा कहा और लिटरली उन्होंने मुझे कभी पूछा ही नहीं कि तुम पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, नहीं जा रहे हो ऐसा। तो ओके। उस वक़्त मुझे ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ क्योंकि उसके पहले तो मैं जस्ट टीचर कहे, पिताजी कहे इसलिए किताबें खोलता हम्म। था, मैं पढ़ता था ऐसा नहीं बोल सकता। मैं कम से कम मैं ड्रामा तो करता था कभी-कभार। तो ये सारी चीज़ों के बाद जब मुझे पता चला कि अब वहाँ कोई नहीं है, हम्म। जिसका डर हो या जिसके लिए मैं ये कम से कम ड्रामा तो करूँ। हम्म। उस वक़्त मुझे मुझे एक तरह से अपने अंदर झाँकने का मौका मिला कि अब कोई बताने वाला नहीं है। हम्म। तो मैंने सोचा कि चलो यार सभी बुरा कह रहे हैं, तो सभी को अच्छा जो लगता है वो करके देखते हैं। तो मैंने सच में हम्म। पढ़ाई करने की कोशिश शुरू ओके। की मुझे लगा और आप पेंटिंग बोलोगे। वो टाइम पे आपने नहीं, ड्राइंग उस वक़्त पेंटिंग शुरू पेंटिंग किया थोड़ा था? डिस्कनेक्ट हो गया। मैं थोड़ा सोसाइटी को खुश करने में लग गया मतलब मेरे मेरे कम से कम मेरे घरवालों को तो बाकी तो ओके। छोड़ो क्योंकि कोई है ही नहीं हाँ। आजू-बाजू में और पिताजी एक ही थे जो कम से कम डाँट मार के वजह से तो मैं आगे थोड़ा-थोड़ा कुछ तो कर रहा था। राइट। मगर जब कुछ भी नहीं होता और आप कटी पतंग की तरह हवा में डोलते जाते हैं, तब आपको समझ नहीं आता कि करें क्या? तो ऐसे मौके पे या तो आप बहुत ज़्यादा और बिगड़ सकते हैं हम्म। या आपको आपके अस्तित्व के बारे में कुछ सवाल पड़ने शुरू हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे मुझे कुछ अच्छे सवाल मन में आने शुरू हो गए और उन सवालों की वजह से मैंने स्टडी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और मैं 10th में फर्स्ट क्लास और कुछ सब्जेक्ट्स में तो डिस्टिंक्शन के मार्क लेके मराठी पास मीडियम। मराठी मीडियम। ओके। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं कोइंसिडेंटली बाद में मुझे आर्ट का हायर एजुकेशन होता है ये मुझे बहुत ही कोइंसिडेंटली पता चला ओके, और ये उस कब पता चला? कोइंसिडेंटली
एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैं मेरे को इतने अच्छे नंबर्स आए हैं, ये देख के पिताजी फिर से उनके सपने हाँ लॉयर, डॉक्टर वो जो थे, हाँ, वो जाग गए। वो बराबर। जागने के बाद उन्होंने सोचा कि अभी इसको हम एडवाइस लेने के लिए स्कूल ले जाते हैं, तो हम दोनों स्कूल गए। हम्म, स्कूल में सारे इंग्लिश, मैथ्स और सारे सब्जेक्ट की जो मतलब जिन सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट माना जाता था, माना उन जाता है। सब्जेक्ट के टीचर्स से एडवाइस ली गई। हम्म तो सबने कहा कि इसका इंग्लिश बहुत खराब है। हम्म इसने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद इसे सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क हैं, मगर इंग्लिश में 46 मार्क है। तो हम्म ये तो बहुत बुरा स्कोर है, तो इसको इंग्लिश रिलेटेड किसी भी साइड में मत भेजो हम्म। आगे के लिए। तो साइंस साइंस से कट हो गया। कट हो गया। तो सारे मतलब डॉक्टर तो खट कट हो गया, हाँ इंजीनियर भी कट हो गया, हाँ लॉयर भी बराबर। कट हो गया। हाँ बच गया कुछ प्रोफेसर जैसी चीज़ जो कि उन चारों में थोड़ी-सी नीचे मानी जाती थी कि ठीक है, ये हम्म। कम से कम मेरा मतलब मराठी और हिंदी के टीचर ने उनको बताया कि इसका थोड़ा बहुत भाषा का ये अच्छा है, सबसे ज़्यादा स्कोर उसी में है, ये हाँ, लिखता है थोड़ा तो बहुत ये आपसे है। आपके बातों में भी झलकता है, आप जो वर्ड्स यूज करते हो ना हिंदी के, तो कमाल है मतलब। हाँ, वो थोड़ा-सा था। मुझे कभी मार्क नहीं मिले उन सब्जेक्ट्स में, 10th को मिले, मगर उसमें रुचि थी। आगे जाके जब मैं खुद लिखने लगा तब मुझे जब हिंदी के जो या भाषा में जो अच्छा ज्ञान वाले लोग होते हैं, उन्होंने भी बोला कि तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मगर ये सारी चीज़ें पता नहीं कि मैंने कभी मुझे पढ़ने की तो आदत है नहीं, मैं किताबें पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद हमें एडवाइस मिली कि आप या तो आगे जाके बीए करो, बीएड करो, डीएड करो, ऐसा कुछ करके हम्म टीचर बनने की दिशा में आप बढ़ो। तो हम ये फिक्स करके चले गए वहाँ से एडवाइस लेके कि अब हम बीए के लिए एडमिशन लें। तो हम्म। वो हम वहाँ उसी दिन हम एडमिशन डालने के लिए हमारे सातारा का जो लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज है, उधर जाने के मन से हम निकल रहे थे स्कूल से। ओके तो हम जब गेट से बाहर जा रहे थे तब हमारे आर्ट टीचर आ गए, बहुत ही कोइंसिडेंटल बात है ये। ओके। तो ऐसे शेक करके हमारे आर्ट टीचर थे, वो आ गए, उन्होंने मुझे देखा। हम्म। उन्हें सिर्फ़ आर्ट के बारे में मेरा मेरी चीज़ें पता थी। मैं कैसा हूँ ये सारी चीज़ें हाँ, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। इससे पहले आप स्कूल में आप पेंटिंग या फिर ड्राइंग करते थे? ऑफ कोर्स मैं करता था। मैं करता मतलब इतना क्रेज़ी था कि मैं जहाँ मौका मिलता था वो करता था। मतलब पिटाई इतनी हुई है आर्ट की वज़ह से। कैसे मैं मतलब इंग्लिश क्यों बैक हुई? बेंचर होने के कारण मैं इंग्लिश के बुक में या हर किसी भी हम्म मतलब हर कोई ऐसा नोटबुक होता ही नहीं था या कोई बुक भी नहीं होता था कि जिसमें ड्राइंग्स ना हो। हम्म कहीं पे भी जगह खाली मिल जाए ना, हम्म तो आँख बनाइए या फूल हम्म बनाओ या कुछ भी ऐसा तो चलता ही रहता था। तो इंग्लिश के बुक में तो मेरा ना एक आदत सी लग गई थी। ओके। इंग्लिश इतनी कमज़ोर थी और मुझे इलॉजिकल लैंग्वेज लगती थी। आज भी मुझे थोड़ा ऐसा लगता है क्योंकि होता ये है कि अभी मैं संकेत को स्पेल करूँ तो ए-आई-ओ-यू का सर्टेन मतलब होता है उसमें। हाँ हाँ हाँ। मगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ए-आई-ओ-यू और प्रोनाउंसिएशन कुछ कुछ भी मतलब साम्य नहीं होता। जैसे कि सीयूटी कुट नहीं कहते, कट कहते हैं। कट करते हैं, हाँ। तो इस तरह से है, कभी ए को यू की तरह, यू को हाँ ए की तरह, मतलब कुछ हाँ। भी ऐसा बहुत सारे आइलैंड में आई एस आता है, तो आइलैंड में हाँ, एस का मीनिंग ही नहीं है। तो उन चीज़ों को ना मुझे एफर्ट इतना भारी लगता था वो कि स्पेलिंग अलग से याद करो। हम्म। मतलब हमारी मराठी या हिंदी में क्या है, जो बोलते हैं वही लिखते हैं। बराबर। वहाँ जो बोलते हैं वो नहीं लिखते हैं, मतलब लॉजिक ही नहीं लगता था। मुझे लगता था अरे सीधा-सीधा प्रोनाउंस करो ना जो लिख रहे हो। हम्म। जैसे संकेत को संकेत बोलेंगे, प्रमोद को प्रमोद बोलेंगे, तो ए-आई-ओ-यू का तो हमारा थोड़ा एफर्ट कम हो जाएगा भगवान के लिए, ऐसी लैंग्वेज क्यों नहीं बनाई, या ऐसा मेरा अंदर-अंदर स्ट्रगल चलता था। तो बराबर। मैंने मेरा सॉल्यूशन ऐसा निकाला था उस टाइम पे कि मैं मेरे नोटबुक्स में हम्म समझो कोई स्पेलिंग है, जैसे एरोप्लेन है, तो हम्म एरोप्लेन का मैं ये वो सारे ओवल्स के हिसाब से मैं स्पेल बनाता था। हम्म मतलब जहाँ अ, उकार है वहाँ यू हम्म। डबल ओ इस तरह से ही बनता था। ओ। तो मैं वो छोड़ ही दिया स्पेल को याद करना। तो हम्म फिर उसके आगे क्या करता था, एक
ड्राइंग करो, जो भी चीज एप्पल लिखा है एप्पल का स्पेलिंग अपने मन से, हाँ और फिर आगे जाके उसका ड्राइंग, ऐसा वो चलता था। अभी मेरा जो लोगो है ना, मैं जो फेसबुक व्हाट्सएप या इंस्टा पे यूज कर रहा हूँ, हाँ। वो लोगो जो है वो उसी मेमोरी के ऊपर बनाया हुआ पेंटिंग है, ओ क्योंकि उस लोगो में जो बच्चा दिखाया है वो मैं हाँ ही हूँ। मैं हाँ। मतलब मॉडल दूसरा है, मगर मेरी मेमोरी पे डिपेंडेड है वो। वहाँ एक बच्चा एप्पल ड्रॉ कर रहा है, राइट और राइट। नीचे एक नोटबुक के इम्प्रेशन है, 4 लाइन्स का नोटबुक हाँ होता है, और एप्पल के कहीं रॉन्ग स्पेलिंग्स है, अभी उस वो क्रॉप किया हुआ है इसमें, उसमें दिखेगा नहीं, वो बड़ा हाँ, पेंटिंग। बराबर। तो ये सारी चीजें होती थी। और बैक बेंचर होने के और नॉन सीरियस, मतलब मुझे इतना मैं काउंट ही नहीं होता था कि जिसको जाके जिसकी नोटबुक लेके उसको कुछ समझाए सहला के, भैया ऐसा नहीं वैसा, इसके बाहर था मैं, तो हाँ मुझे काउंट नहीं होता था। मैं खुद टूट चुकी हाँ, है। मतलब तुमसे ना हो पाएगा वाला। तुमसे ना हो पाएगा, मतलब वो काउंट में से ही बाहर। तो मेरे नोटबुक को भी कोई खोल के देखता भी नहीं था, ना घर पे ना स्कूल में। हम्म मगर एक दिन हुआ ऐसे कि अ, मेरे टीचर जो थी इंग्लिश की, वो हम्म पढ़ाते वक्त मैं कुछ कर रहा था जिससे वो डिस्टर्ब हो गई, तो मुझे अभी उस उनको गुस्सा आ गया, तो वो आ गई, जरा दिखाओ क्या कर रहे हो। तो वो हम्म। सब देखा तो वो चौंक गई कि ये क्या है, ये तो इंग्लिश से ज्यादा ड्राइंग की बुक हो गई है। तो उन्होंने ये कुछ मुझे क्या करना है या मैं क्या कर रहा हूँ ये मेरे तरफ से जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया कि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, इसके बुक में ये है, और मैं वहां पे कुछ, और उन्हें डिस्टर्ब भी किया कर रहा था। तो हम्म। उस वजह से फिर पिताजी को पता चला, फिर मार पड़ी, ये सब कुछ आर्ट की वजह से। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि मैं आर्ट कहाँ कहाँ करता था, तो मैं आर्ट हाँ जब मैं बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट होता गया आगे जाके कि जब आपको कोई भी अच्छा नहीं कहता, तो मेरे आर्ट में थोड़ी निगेटिविटी भी आ गई। निगेटिविटी इस तरह से आ गई कि मैं हम्म। बच्चों के शर्टों पे पिक बनाता था पीछे से चुपके उनको से, बता के या बिना बता के? बिना बताए, मतलब थोड़ा सा उस, पता नहीं ये मिक्स, ये होता था कि मैं एक तरह से मैं तकलीफ पा रहा था, तकलीफ देना शुरू कर दिया था सब। ओह। तो ये नेचुरल होता है, अगर आप आनंदित होते हैं तो आप आनंद बांटते हैं, आप दुखी होते हैं तो आप दुख बांटते हैं, ये एक तरह से रिफ्लेक्शन होता है आपके स्वभाव। बराबर। हम्म तो ये चीजें होने लगी थी, तो आर्ट में जैसे बुक में करता था, वैसे दीवारों पे भी करता था वहां पे स्कूल में। फिर वह चौक से ही नहीं, तो वो जो हमारा कंपास में हमारे बॉक्स में वो जो होता है ना, हाँ, क्या कंपास। बोलते हैं उसको, हाँ। वो कुरेद के टेबल पे, ऐसा कुछ भी, मतलब वो। और इसके इसके पहले देखो, मतलब ये आर्ट का कुछ एक तरह से कुछ वक्त, मतलब ड्राइंग के क्लास में ऐसा नहीं होता था, हम्म मगर दूसरे किसी सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है तो ऐसा होता था कि एक निगेटिविटी भी निकलती थी। आर्ट आर्ट मेरे अंदर का गुस्सा निकालने का भी जरिया बनता था कभी कभी। हम्म और इसके पहले ऐसा था कि 4th स्टैंडर्ड तक मैं स्टडीज में बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से मुझे एक अच्छे स्कूल में गांव से दूर हम्म। सातारा सिटी में भेजा गया। क्योंकि वहाँ के टीचर ने बोला कि ये तो बहुत ब्राइट है, इसको आप यहाँ जो अपने ये होता है ना जेडपी का कॉलेज स्कूल, हम्म। गवर्नमेंट का, उस उसमें कुछ फैसिलिटीज नहीं है, आप इसे निकाल के अच्छे स्कूल में डालो। तो वहां से एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया, मेरे स्टडीज वीक हो गई, क्योंकि मेरा सारा फ्रेंड सर्कल है वो गांव में रह गया, ओ और मैं अकेला स्कूल में जाने शुरू कर दिया सातारा। वो भी सबसे बेस्ट स्कूल था सातारा का ओके। उस टाइम। और वहां पे बातचीत करने वाले लोगों की बातचीत भी अलग ही होगी। बातचीत अलग थी, क्लास वहाँ जो लोग एडमिशन लेते थे वो भी एक अलग क्लास का सब समटाइम होते थे। तो एक तरह का डिस्कनेक्ट हुआ कि मेरे फ्रेंड्स गांव में है, मेरा मन यहाँ रहता था, मैं वहाँ, तो तन हम्म से वहाँ मन से यहाँ, ऐसे हालत। और दूसरा ये ना, अगर हम दूसरी तरह से समझे तो ऐसा कि एक 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 पौधा है जिसे आप यहाँ से उखाड़ लो और दूसरी जगह लगा दो, तो वो जो एडजस्ट करने में वो पौधे की हालत होगी ना, हम्म कुछ ऐसा ही कि मेरे रूट्स उस जमीन से निकल के अगले अलग जमीन में हम्म। डाल दिए गए हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं वहां अपने रहो। रूट्स को हम्म जमाऊं। हम्म मतलब मैं ही नहीं चाहता था, ये भी था। तो हम्म स्टडीज ऐसे ही वीक नहीं हुए थे, मतलब बेसिकली मुझे हम्म मेरा बुद्धियांश कम था, ऐसी बात नहीं थी। बात ये हम्म। थी कि सारा जो डिस्कनेक्ट और साइकोलॉजिकल एक तरह से तूफान आ गया, तो उस वजह से ये सारी चीजें एज अ साइड इफेक्ट हो गई। राइट तो राइट। वो उस वक्त मैं आर्ट जब करता था, फोर्थ के पहले, हम्म 5th स्टैंडर्ड के पहले गांव के स्कूल में, हम्म तो वो तो बहुत पॉजिटिव हुआ करती थी, उसमें कोई निगेटिविटी नहीं होती। तो हम्म वहाँ
हमारा लकड़ी का ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, जो फिक्स नहीं होता था, क्योंकि मंदिर में स्कूल होता था। तो ओ मंदिर में स्कूल के टाइम पे वो ब्लैक बोर्ड रखा जाता था, फिर स्कूल छूटने के बाद उसे साइड में रखा जाता था। ऐसा फ्लेक्सिबल चीज थी, क्योंकि मंदिर में लोगों को आना भी होता है। तो ओके। ये सब था, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट स्कूल के लिए इमारतें वगैरह इसकी कमी होती थी, तो मंदिर या ऐसी कोई भी चीज होती है सार्वजनिक की ये तौर पे। सुनने वाले लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होगा, अभी के जो जनरेशन है, मंदिर में सीखना और ये सब। तो ये कहाँ पे था आपका स्कूल, मंदिर? और मतलब ये मैं तो कहता हूँ कि हम कहते हैं ना कि स्कूल मंदिर होता है, हम्म, हमारा मंदिर ही था। लिटरली मंदिर था। तो राइट। वहां पे क्या था कि वो जो ब्लैक बोर्ड था ना, ऐसा खुला वाला जो उठा के रखो फिर तो हम क्या करते थे, मतलब ये ऑलमोस्ट डेली का रूटीन सा बनता था कि मैं सुबह उस पे कोई किसी महापुरुष का चित्र बनाता था चौक से। हम्म जैसे कि शिवाजी महाराज हो, हम्म। या कितवीं की बात है? महात्मा कब कब मतलब स्टैंडर्ड कौन सा था? फोर्थ स्टैंडर्ड की बात है। फोर्थ में? हाँ, ओके। तो जैसे भी मुझे आता था वैसे मैं बनाता था, और फिर क्या करते थे हम जो दोस्त लोग थे ना, एक के सिर पे वो ब्लैक बोर्ड देते थे, हम्म और फिर सब है ना, वो जो जो जिसका बनाया है ना, हम्म उसके नाम पे जयकारे लगाते हुए हम्म हम मंदिर के अराउंड घूमते थे। तो ये ऐसा होता था कि हमारे मन से किसी की जयंती शुरू होती थी, मतलब तारीख से कोई मतलब नहीं था। आज हमें लगा तो आज ड्राई डे मीन्स गांधी जयंती। ओके। तो तो इस तरह से होता था, तो बहुत मजेदार वक्त था वो सब कुछ। मेरे बैग पे भी पेंटिंग थे, मगर डेकोरेटिव थे, उसमें कोई ऐसा निगेटिविटी नहीं थी, अच्छे से सब चल रहा था। तो इसका असर था कि स्टडीज भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा। आगे जाके ये सारे जो डिस्कनेक्ट हुआ वो सब उसकी अलग अलग वजह है। तो मेरा निगेटिव अप्रोच बनता गया चाइल्डहुड में 10th तक। हम्म और 10th तक बहुत ट्रबल शूटर रहा। मेरे पिताजी को इतना बुरी तरीके से कुछ चीजें सुननी पड़ी मेरे वजह से, हम्म कि मतलब पिताजी बहुत ज्यादा अच्छे स्वभाव के थे और बहुत ही सोशल वर्क वगैरह करते थे। हम्म तो उस वजह से वो सब अच्छे हम्म इंसान के तौर पे मशहूर थे। तो हम्म, लोग कहते थे कि मतलब मराठी में अगर कहे तो देव माणसाच्या पोटाला राक्षस जन्माला ओ, आला है, जस्ट ओ, लाइक दैट। तो हाँ। इस तरह से होता था कि वो एक ही है, फिर बोलते थे अकेला है मगर हजारों को भारी है, मतलब 1000 लोग इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर विच इज राइट नाउ, बट इन द अलग वे में। हाँ, अलग वे में। हाँ। अच्छा, तो वो उस वक़्त मतलब कोई समझना नहीं चाहता था कि अंदर मैं आगे जाके वो जो मूवी एक आई थी आमिर खान की, क्या नाम था वो? तारे ज़मीन पे। तारे वो जमीन। बच्चे को डिस्लेक्सिया दिखाया है, मगर कुछ वो बहुत ज़्यादा मेल खाता है कि जब उस बंदे को, उस बच्चे को आर्ट मिल जाती है, तो हम्म उसकी सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। हम्म एग्ज़ैक्टली यही मेरे साथ हुआ। मैं जब 10th के बाद मुझे कोइंसिडेंटली जैसे मैंने हाँ बताया, और मैं हाँ, आर्ट में जैसे ही गया, हम्म तो वो सारी जो नेगेटिविटी थी ना, वो एक ही झटके में उतर गई। एक ही हम्म झटके में उतर जाने के बाद मुझे आर्ट के बारे में मेरा लगाव इतना बढ़ गया कि हम्म वो आर्ट ही है जिसने मुझे जिंदगी का पहली बार एक ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं कि जायका दिखाया हम्म कि जिसे हर कोई जीना चाहता है, जिसके लिए हर कोई जीता है। हम कह सकते हैं कि हम्म आपको सम्मान चाहिए होता है, आपके आपके हम्म। बाहर का सम्मान छोड़ो, अपने अंदर अपने आप के लिए एक सम्मान चाहिए एक होता है कि आर्टिस्ट को आप। फ्रीडम मिल जाती है हाँ, बहुत उसके ज्यादा बाद में फ्रीडम मिल बाहर जाती निकल है के। सब तरफ से। हम्म और समाज में आप अगर आपकी को मान्यता मिलती है, आप मतलब मैं फर्स्ट ईयर से फर्स्ट आने लगा था। तो हम्म वो सारी चीजों के वजह से जो मतलब पूरा लास्ट होने वाला बच्चे को अचानक से पहले पहले ही साल में फर्स्ट आ गया। आर्ट तो कॉलेज में। हार्ड कॉलेज में, तो वहां से आके फर्स्ट तो फर्स्ट ही रहा मैं अंत तक। ओके। तो वो सारी चीजें तो फर्स्ट के लिए कुछ कर नहीं रहा था, इतना इजीली था वो कि हम्म नेचुरली फ्लो था ना आर्ट का। तो हम्म उस वजह से मैंने कभी जिंदगी में एफर्ट लिया ऐसा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये अपने आप चीजें होती है, ओके। होती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कहाँ पर पढ़ाई शुरू की? मतलब 11वीं 12वीं करने के बाद गए या फिर 10th के बाद? मैं और कहाँ 10th के पर? बाद गया। मैं वैसे सांगली में एक कॉलेज है, कला विश्व महाविद्यालय, वहां पे मैंने एडमिशन लिया फर्स्ट ओके, डिप्लोमा। डिप्लोमा के लिए। ओके। तो वहां से जिंदगी पूरी बदल गई। तो मैं कह रहा था कि निगेटिविटी क्यों जरूरी थी। अब आप बता रहे हो कि फेल होना और फेल ना हम्म होने का हम बात कर रहे थे, वहां से ये हम्म बात शुरू हुई।
फेल होने के ये फायदे हुए कि आपने निगेटिविटी इतनी झेली है अंदर कि हम्म। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं एक तरह से। बराबर। और उस वक्त मुझे ये फर्क पता चला कि आर्ट मेरे जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है, हम्म। कि आर्ट मेरे अंदर की निगेटिविटी, मतलब लोगों को काउंसलिंग करना पड़ता है अच्छा हम्म। बनने के लिए, हम्म। थेरेपीज लेनी पड़ती है। हम्म। आर्ट ने मेरे अंदर प्रेम की ऐसी ऊर्जा जगा दी कि मेरे को बहुत ज्यादा सब सुहाना लगने लगा। मतलब जो आज तक ऐसा लगता था कि मैं सबको तकलीफ कैसे दे सकता हूँ, हम्म। वो उससे अच्छा कि मुझे मुझे उसके कंप्लीट विपरीत भाव मन में आने शुरू हो गए। तो वो मैं देख रहा था कि आर्ट मेरे लिए खास करके ये पोर्ट्रेचर और उससे रिलेटेड आर्ट, जो फिगरेटिव आर्ट और रियलिस्टिक आर्ट, तो हम्म। उसका फायदा मुझे ये हुआ कि उस वक्त कहा जाता था कि ये जो आर्ट आप कर रहे हैं ये पिछली सदियों में हो चुका है, ये मॉडर्न आर्ट होना चाहिए आपका, या आप कंटेम्प्ररी तरीके से सोचना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें उस वक्त चलती थी जो कि हम्म। मैं देखता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो डीमोटिवेट होते आते थे। जो हम्म। उनका अच्छा मतलब जो भी रियलिस्टिक करते थे वो तुरंत मतलब उनके अंदर से वो जैसे गलित गात्र बोलते हैं ना, कि अर्जुन की जो स्थिति होती हुई थी हम्म। कुरुक्षेत्र पे, वो कुछ करना ही नहीं चाहता क्योंकि कुछ मीनिंग नहीं लगता। अगर आप बड़े लोग कहेंगे कि हम्म। आप जो कर रहे हो वो आउटडेटेड है, आप नहीं करना चाहिए, हम्म। आपको ये करना चाहिए, तो आपको समझ में नहीं आता कि करे क्या। तो हाँ, ऐसा मैं देख रहा था स्टूडेंट्स कितने सारे कि वो उनकी काम करने की इच्छा ही वो प्रबल होनी चाहिए थी, अभी भी वो वो होता है काफी स्टूडेंट्स के साथ। हाँ। तो वो निगेटिविटी का मुझे फायदा ये हुआ कि मैंने इतनी झेल चुका था पहले हम्म। कि मुझे पता चला कि मैं जो कर रहा हूँ ना उसने मेरी लाइफ बदल दी है। हम्म। अब मुझे बाकी कुछ नहीं करना है, मुझे जिसने मेरी लाइफ को इतना अपसाइड डाउन कर दिया वो हम्म। चीज मेरे लिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है। आई डोंट केयर कि कौन मुझे क्या कहता है, हम्म। कि मुझे किस तरह से क्रिटिसाइज किया जाएगा नहीं जाएगा, मेरा स्थान क्या होगा आगे, मुझे कितना महत्व होगा नहीं होगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, ये हम्म। सारी चीजें इतनी मुझे साधारण लगने लगी कि हम्म। मैं उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान आकर्षित मेरा होता ही नहीं था। तो मेरा कितना भी आप लेक्चर दे दो कुछ भी कहो, हम्म। क्योंकि मैं जो श्रद्धा से मेरी जिस पे श्रद्धा थी उस हम्म। वक्त से आज तक वैसे की वैसे मुझे कोई हिला नहीं सका। वजह यह है कि हाँ। इतना सब झेल चुका था कि हार्ड हार्ड बन चुका था मैं। तो हम्म। और अभी मैं नीचे हाँ। जाके गलित गात्र होना और हाँ। वेपन डालना और ऐसी स्थिति में मैं था भी नहीं। तो और वो हुआ अभी नहीं जो क्या। आपने कहा श्रद्धा से आपने ये, तो कॉलेज के टाइम पे कोई आपकी श्रद्धा थी? नहीं, एक्चुअली कला ही श्रद्धा थी। इतना फोकस हुआ करता था, इतना उसमें हम्म। रुचि थी, इतना मजा आता था। तो हम्म। मैं बहुत सारी लड़कियों के नाम ले रहा हूँ, रुचि विचि, आप लड़कियों से कनेक्ट मत करिए उन्हें। हाँ। तो ये जो चीजें थी ये इस वजह से ये तरफ ध्यान ही ज्यादा गया नहीं। हम्म। और हमारा एक कॉलेज का बहुत अच्छा ग्रुप था जिसमें हम 3 लड़के और 3 लड़कियां थी, तो हमें इतना फ्रेंडली एटमॉस्फियर था हाँ। कि वो तरीके से वो जो एज होता है ना उस हम्म। एज में कुछ चीजों के लिए आप आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं, और आपका बहुत सारी ऊर्जा, आपकी बहुत सारी मतलब सारा ध्यान आपका ध्यान। एक तरफ से उधर जाना शुरू हो जाता है और आप उस पे फोकस करके आप एक तरह से लवर बॉय बनने की तरफ जाते हैं। हम्म। नेचुरली वो चीजें हाँ। उस वक्त में जो बराबर। हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं। हम्म। मगर गॉड ग्रेस की मैंने इतना कॉन्ट्रास्ट झेला था कि आर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी थी, बहुत ज्यादा, मतलब मतलब ऐसा आप मानो कि वही अपोज मेरी करते गलती। थे, मतलब आप अपोज करते थे उस चीज को, या फिर आपका मन से ही नहीं आता था दिमाग में? अपोज वगैरह ऐसा वो कल ही नहीं करता था, मुझे पता था कुछ कुछ चीजें आती है अपने आप हमारे जीवन में, हम्म। पता भी चलता है, हम्म। हम समझ भी सकते हैं, समझते भी है। मगर उस तरफ जो ड्रिवन फोर्स चाहिए होता है ना अंदर की, चलो ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, हम्म। या उस तरफ जाना चाहिए, किसी के साथ हमारा ये जोड़ी बननी चाहिए, होना हम्म। उसके लिए स्पेस नहीं था, उसके लिए स्पेस नहीं था क्योंकि आर्ट के साथ जोड़ी बन चुकी थी बहुत क्योंकि अच्छी। पेंटिंग अगर आपका देखे तो मुझे नहीं लगता कि आपके फैंस वो टाइम पे, फीमेल फैंस, वो कम होंगे। फैंस मतलब क्या होता था कि पसंद करने वाले लोग तो बहुत थे, गर्ल्स और बॉयज भी,
क्योंकि पहला आता है। मैं तो उस वक्त बहुत ज्यादा लैमलाइट में था कॉलेज में, कि एक तो मैं जीएस सीआर हुआ करता था, क्या बात है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव एवरी ईयर, और मैं जीएस भी हो रहा था हम्म, और टॉप आता था। तो ये अवार्ड बहुत सारे मिलते थे, तो ये तो था कि ये चार्म तो था मुझे वहाँ पे, हम्म। अट्रैक्ट हो या ये सब कुछ, तो वो था। होते भी हो गए उस वक्त, शायद कोई वोकल नहीं होता था, तो किसी ने मुझे मतलब अभी सामने आके नहीं अ, बताया। बताया भी है, क्या ऐसा बात नहीं है। है। मतलब जाकिर खान के आप वर्ड्स, मतलब हक से सिंगल टाइप में आप थे। हाँ, तो मैं हस्ती। मतलब हाँ। पता नहीं, मैं वैसा उस तरफ मैं मूव नहीं हुआ, नहीं हुआ। ऑसम। प्रमोद दादा, आप है ना, डुगू के बारे में बताओ। डुगू, आपके डॉग का नाम है ना शायद अच्छा टगू, एक्चुअली टगू। टगया। टगू, सॉरी, मेरे को याद था, अभी मैं लिखते वक्त गलती से डी लिख दिया। वो हाँ। जो है ना, मतलब टग्या का आपको पता है ना, मराठी में हाँ। टग्या को हाँ, उधर टक गया। जो मैं बचपन में था ना, ओके। जो सबको मतलब बॉसिंग करने वाला, एक एक तरह से बैक बेंचर, उसको और टगया कहते हैं क्या? वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड टाइप का बंदा, उसे टग्या कहते हैं मराठी में। ओके। तो नाइस। एक्चुअली ये वही नाम मैंने उसको दिया है, कि जो ये एक नाम तो आपने ही उसको रखा कुछ, होगा। हाँ, उसको कुछ पढ़ा नहीं है कि स्टडीज का कुछ नहीं पढ़ा है, वो बस ऐसे हाँ। ही है। हाँ, तो वो उन लोगों को कहते हैं टग्या। हम्म। तो ये अभी रिसेंट मेंबर है हमारे घर का, ओके। 2 ढाई महीने हो गए। ओ। और अम, बहुत अच्छा, मतलब क्या कहूँ, ये हम रोज मॉर्निंग वॉक को सुबह जाते हैं, फिर वहाँ पे मस्ती चलती है। बहुत हमारे यहाँ नदी का किनारा है, यहाँ पे बहुत अच्छा नेचुरल लॉन है, ओ। और पिकॉक्स होते हैं। फिर हम्म। हमारे दो मैं पड़ोसी का एक डॉगी है, हमारा पहला वाला एक डॉगी है। ओके। ये दूसरा अभी जो टगया हमने जो लिया है वो जर्मन शेपर्ड है, और हाँ। पहले वाले हमारे लोकल डॉग्स हैं। तो वो हम्म। 3 डॉग्स लेके मैं सुबह जाता हूँ ओ। वॉक के लिए। तो क्या? 1 डेढ़ घंटा उनके साथ बिताते हैं, मस्ती करते हैं, सुपर। फिर आके उसे नहलाता हूँ, फिर उसको खाना खिलाता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर काम के बीच में रेस्ट कभी भी लेते हैं तो उससे मिलता हूँ, क्योंकि उसे अच्छा लगता है देख के उसको। ऑसम। आपने अभी हाल ही और में जो जब स्टोरी डाली थी घर आपने। में हाँ। घर में एक तरह से मेंबर है, मेरी मेरी वाइफ तो ऐसा उसे बच्चे की तरह प्रेम करती है, जैसे हमें लगता है कि ऑसम। हमने एक बच्चा हम्म, गोद लिया है, इस तरह। हाँ, तो मतलब डॉग की तरफ ज्यादा प्यार वाइफ के साइड से है या आपके साइड से? अ, अगर केयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके साइड से है। मैं तो उतना ध्यान, मतलब समय दे नहीं सकूंगा कि वो उसका जो हम्म। छोट छोट अभी अभी तो थोड़ा सा उसको पता चल गया है कि पॉटी कहाँ करनी है, या हम्म। सुसु कहाँ करनी है, मगर अभी पहले वैसा नहीं था। तो ये जो बराबर। चीजें है वो करती थी, वो करती है। हम्म। और खाना खिलाना बनाना उसके लिए हम तो डॉग फूड देते हैं, मगर घर का खाना भी देते हैं, एग्स हम्म। होते हैं या वो सारी जो भी राइट। चिकन है, तो वो राइट। सारी चीज़ों के लिए वो प्रिपरेशन वो इतने दिल से करती है। तो ये सारी चीज़ें वो एंगल से वो ज़्यादा केयर करती है उसकी। मैं हम्म। तो खेलना या कुछ सिखाना, मस्ती हम्म। करना, ये सब कुछ चलता है, वॉक पे ले जाना। वॉक पे हम तो दोनों ही लेके जाते हैं। राइट, तो अभी जब आपका कॉलेज पीरियड था, ये कौन सा पीरियड था, मतलब साल कौन से थे? आर्ट कॉलेज कॉलेज। का पीरियड था, मैं देखो 95th, आई थिंक 95 में मैं पास आउट हुआ ओके। स्कूल से, 10th। ओके। हाँ। और 96 में मैंने एडमिशन लिया ओके। डिप्लोमा के लिए। 96 टू कानपुर 2000 तक आपका आर्ट पीरियड। 2000 और 2001 में मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में था, वो डीपीएड के लिए, जो कि अच्छा, मैंने पूरा डीपीएड। नहीं किया। राइट, राइट। तो जब आपका कॉलेज का पीरियड था, जो फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर, आपकी दिनचर्या कैसी थी? मतलब अभी की हम जानते हैं, जो देख रहे हैं ना, वो अभी उनको पता है कि अभी क्या होता है एक आर्टिस्ट के लाइफ में, मतलब खुद की लाइफ में उनकी दिनचर्या सुबह से उठ के रात तक वो क्या करते हैं। आपके बारे में बताओ, आपके टाइम पे आप क्या करते थे एक। उस वक्त तो देखो, उस वक्त सोशल मीडिया था नहीं, तो हम्म। वो एक अच्छा था कि वो एक तरह से आपको अ, वैसे उसके फायदे है, नुकसान भी है, अगर आप हैंडल कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता राइट। है। तो उस वक्त हमारा फोकस जो था वो काम पे रहता था, स्केचिंग लाइक वो सुबह करते थे। उठने से लेके बताओ रात के सोने हाँ, तक, ऐसे बताओ।
एज ए स्टूडेंट उस वक्त। हाँ, एज ए स्टूडेंट आप सुबह उठते थे कितने बजे से लेके क्या क्या करते थे कॉलेज में जाके, फ्रॉम स्टार्ट जो स्केचिंग होता है, बाद में उसके बाद आप आपके टाइम पे कुछ अलग हो सकता है, तो वो एक ढूंढते हैं क्या अलग है अभी और उसमें। उस वक्त को सुबह उठ के पहले तो मेरे को एक आदत थी उस वक्त से कि स्केच करना है एक हम्म। पहले। तो स्केच एक तरह से वो रिचुअल हो गया था, मॉर्निंग में करना ही करना है। ओके। उसके बाद मेस में जाके, या ब्रेकफास्ट का सिस्टम नहीं होता था। एक तो दोपहर का मील मतलब 11 बजे का, और फिर सीधा रात को होता था। दो टाइम। तो हाँ, तो उसके बीच में कॉलेज के पास ही वो सब मेस होती थी, तो वो हम कॉलेज में जाने के पहले वहां जाते थे, खाना खा के कॉलेज जाते थे। फिर इवनिंग में कॉलेज खत्म हो जाता था, तो रूम पे हॉस्टल पे जाके सब रख के फ्रेश होके फिर खाना खाने जाते थे। तो कॉलेज में असाइनमेंट्स होती थी, 11 से 5 बजे तक हमारा कॉलेज होता था। तो उसमें जो सिलेबस के तौर पे जो भी हमें असाइनमेंट्स मिलती थी वो होती थी। इसमें हर साल में अलग अलग चीजें होती थी। फर्स्ट ईयर का अलग सिलेबस था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का अलग था। राइट। तो ऐसा था, मतलब अब काम डेली लोड स्केचेस था। कितने करते थे? हाँ? डेली स्केचेस मैं का क्या था? इतने पे विश्वास कभी किया नहीं, आज आज भी नहीं करता हूँ मैं। हाँ। ये चीज मैं काउंट में विश्वास नहीं करता हूँ मैं। मेरा ये है कि हाँ। आज कभी कभी मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग, सुनाई पड़ता है कि ओके। बहुत वक्त लगाता है, या डेमो में भी बहुत वक्त लगाता है। राइट। आई डोंट केयर। मेरा तो ऐसा रहता है कि ऑर्गेनाइजर भी भाग जाए तो चलेगा, मेरा मॉडल बस रख दो, और दुनिया चली जाए ना तो भी मैं वही हूँ। एक ऐसा इंसिडेंस I मैंने don't खुद care। देखा है, मैं व्यूअर्स को थोड़ा बताना चाहूंगा। अभी हाल ही में कानपुर में हम पहली बार फिजिकली मैंने सर को देखा। सर मतलब सबका डेमो शुरू हुआ, सर का भी आई थिंक वही टाइम पे आपने शुरू किया होगा। तो बहुत सारे आर्टिस्ट के डेमोस थे, सर के भी शुरू हुए। सर के बाजू में बहुत मतलब सारे लेजेंड्स के एक ही दिन पे थे, तो सब शुरू हुए, सबके धीरे धीरे मतलब दोपहर का जो मून सन रहता है वो ऊपर था, वो जब ढल के रिटर्न नीचे जाने लगा, तब से लेके सबके धीरे धीरे ना खत्म हो रहा था सबके पेंटिंग्स, और कंप्लीट करके वाइप अप कर रहे थे सब लोग। सर का जब खत्म हुआ तब आई थिंक 7, 7:30, 7 बजे रहेंगे, या फिर 6:30 ऐसे कुछ वो टाइम देखा नहीं, हुआ रहेगा। मैंने देखा नहीं वो। कुछ शाम का ही वक्त था, पर आई थिंक सर का सबसे लास्ट का, और आजू बाजू में जो भीड़ है वो अलग ही लेवल की, क्योंकि सबका खत्म हो चुका है पहले से ही। बहुत से लोग लिटरली ना मांडी घालूं मसले ले नीचे बैठ गए थे। और बहुत टाइम लोग मतलब सारे आर्टिस्ट के जितने थे आई थिंक 10-15 डेमोज एक साथ शुरू थे, तो वो टाइम पे सब इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन सर के यहाँ पे ना लिटरली सब बैठ के ना पूरा देर देख रहे थे। और एक इंसिडेंस उसमें ये हुआ, सर का कंप्लीट हुआ पेंटिंग, और नेक्स्ट डे सर ने वो जब डेमो खत्म होने के बाद डिस्प्ले किया था, किसी ने तो गलती से पता नहीं उसको हाथ लगाने को गए, और वहां पे उनको नोज टू लिप्स थोड़ा सा पोंछ दिया, ऐसे कुछ सर को देखने को मिला। और लास्ट डे था, उसके बाद शायद आप घर पे जाने वाले हो उसके नेक्स्ट डे, तो सब लोग आर्टिस्ट सब प्रोग्राम खत्म हुआ है पूरा इवेंट, और वो घर पे जा रहे हैं, उनके जो भी रूम रहेंगे वहां पे जाके रेस्ट करना है, बहुत लेट हुआ था। मैं देख रहा हूँ कोई तो आर्टिस्ट है ना, मतलब अकेला है, वो तरफ कोई नहीं था, सारे निकल रहे थे वो इवेंट से। और एक आर्टिस्ट है ना ड्राइंग स्टैंड पे पेंटिंग लगा के ना कर रहा है पेंटिंग, इतना लेट, सब कोई नहीं था वहां पे। फिर जाके मैंने सर को पूछा कि आपको अभी कैसे लग रहा है अगर किसी आर्टिस्ट का काम खराब हो जाता है? तब सर का रिएक्शन था, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है ऐसा। और लिटरली हाँ, मतलब वो पेंटिंग आप घर पे भी नहीं लेके जाने वाले थे, ये पेंटिंग आया शायद आपने इवेंट को ही दिया था, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स थे। तो सर का काम खत्म हुआ था जब डेमो, वो तो एक डेमो था, एक एज एन पेंटिंग भी नहीं था पूरा कंप्लीट ऐसा सेपरेट बनाया हुआ। वो डेमो वो वैसा ही रख के वो जा सकते थे, पर उन्होंने लिटरली वो पेंटिंग ऐसे नहीं, मुझे कंप्लीट एक अच्छा पीस देना है, तो इसलिए उन्होंने सारा पेंटिंग खत्म किया। पीछे से सुचित्रा मैम आके, सारे आर्टिस्ट आके सर को बोल रहे थे कि वहां पे खाना लग गया है,
चलते चलते, सर बोले नहीं 2 मिनट रुको, खत्म होने दो। और पेंटिंग फोन से देख के वो खत्म किया और उसके बाद ही गए। तो ये ये कुछ जो अलग सीखने को मिला। डैमेज जो चीजें कोई करता है या ये सारी चीजें, मेरा एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम में कहे या पता नहीं, मुझे मेरे अटैचमेंट ऐसी है कि मुझे एक बात शेयर करनी पड़ेगी कि मुझे ना पेंटिंग बिकते हो खुशी नहीं होती है, मुझे कम दुख होता है। ओके। पेंटिंग जब कोई खरीदता है ना, हाँ। तो मुझे पहला फीलिंग दुख का आता है। स्ट्रेंज है ये। फिर हम्म। कीमत का कोई मतलब नहीं रहता कि कितना मिल रहा है, क्या होता है। हम्म। बाद में मैं सेटल हो जाता हूँ, मगर पेंटिंग जा रहा है पता नहीं, ऐसा एक स्ट्रेंज सा फीलिंग रहता है कि ऐसा ऐसा हम बोल सकते हैं कि किसी बाप की बेटी ब्याह के जा रही है, इस तरह से थोड़ा सा लगाव सा होता है, तो ऐसा ऐसा थोड़ा सा फीलिंग एक वियर्ड सा होता है। तो ये पेंटिंग को डैमेज करना वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसका इसका एक बहुत अच्छा इंसिडेंस है मेरा कॉलेज के टाइम पे। हम ओके। फर्स्ट ईयर में थे हम्म। और एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेरी, मुस्लिम लड़की थी, हम्म। शहनाज करके। तो ओ। वो बहुत हमारी शरारतें चलती थी, तो वो भी एक ज़रा ऐसी नेचर की थी कि मज़ाक मस्ती ऐसा करने का। तो हम्म। उसे रेगुलरली वो वैसा करती थी, तो उसको ये पता नहीं था कि आर्ट के पेंटिंग के बारे में ये चीज़ें मैं ज़िंदगी में मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये मैं होता ही नहीं है कि कोई उसके साथ मस्ती करे। हम्म। तो हुआ ये कि मैं एक दोपहर में एक असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था और वो चाहती थी कि हम बाहर सब घूम रहे हैं और तू अकेला क्या बैठा है वहाँ पे, तो हम्म। बाहर जाते हैं। हम्म। तो वो बोल रही थी, तो मैं बोला नहीं नहीं, ये पूरा करता हूँ क्योंकि मैं शायद एक एक दिन मैं लेट हुआ था तो मेरा पीछे पड़ा हुआ था, ऐसा कुछ था। तो हम्म। मैं वो कंप्लीट करना चाहता था। आपके जो पेंटिंग्स थे आर्ट कॉलेज में जाने के बाद, आपकी जो प्रोग्रेस थी उसको देख के पहले जो प्रमोद दादा को जो कहते थे लोग कि मस्तीखोर है, ऐसे वैसे, वो लोग क्या कहने लगे? और आपके जो माता पिताजी थे उनके बारे में बताओ कि उनके रिएक्शन कैसे थे? आर्ट के हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। हाँ। पूरा साल मैं सांगली में रहा हम्म। और जब मैं समर वेकेशन में गांव लौटा, हम्म। तो मुझ में जो बदलाव हुए थे वो मुझे महसूस हो रहे थे, मगर जब उन बदलावों को यहाँ जिन लोगों ने मुझे अ, देखा था मस्ती करने वाला बच्चा या बिल्कुल ही एक तरह से निगेटिव, जिनके जिनके मेरे बारे में नकारात्मक विचार बन चुके थे, उन लोगों ने ज्यादा महसूस किया कि मुझ में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। हम्म। तो वो बोल मतलब वो बोल रहे थे, सामने से मुझे बोल रहे थे, घर वालों को बोल रहे थे कि चेंज, उसमें बहुत सारा बदलाव आया है। हम्म। और फिर पिताजी भी खुश थे एक्चुअली कि मैं वहाँ जब से एडमिशन लिया था, हम्म। उस वक्त से उनको जो भी सुनने को मिला था वहां से भी, वो हम्म। सब कुछ अच्छा था। हम्म। तो सब खुश थे एक तरह से। हम्म। एकदम से सारी चीजें बदल गई थी मेरे लिए। दोस्तों के बारे में बताओ, मतलब स्कूल के जो दोस्त थे उनको ये सडन शिफ्ट जो 4 साल में हुआ आपका, अ, वो उनका रिएक्शन कैसा था? अनफॉर्चुनेटली मेरे स्कूल में ना मैं रिपीटर हो गया था 2 बार, इसलिए मेरे कोई परमानेंट तरीके का कोई दोस्त ही नहीं था ओके। स्कूल में। हम्म। और इसलिए, और दूसरा एक कारण ये भी है कि स्कूल खत्म होने के बाद उनसे फिर कनेक्ट होने का कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि आज की तरह वो सोशल मीडिया वगैरह कुछ था नहीं। हम्म। और ऐसा बॉन्ड भी किसी के साथ नहीं था कि हम जाके छुट्टियों के दिनों में उनसे जाके मिले। तो आर्ट कॉलेज में जो फ्रेंड सर्कल हुआ उसके बारे में बताओ कि आज अभी के जो स्थिति है वो, तब फ्रेंड सर्कल का क्या रोल होता है आपके आपके लाइफ में? हमारा आर्ट कॉलेज का फ्रेंड सर्कल तो एक तरह से आइडलिस्टिक फ्रेंडशिप का एक उदाहरण बन गया था, जिससे हम आदर्श मैत्री का एक उदाहरण बन गया था।
हम 3 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। हमारा ग्रुप इतना अ, अ, मतलब इतना ज्यादा पॉपुलर था और विजिबल था, क्योंकि हम हमेशा साथ रहते थे। हमेशा कॉलेज के भीतर जहां भी कैंपस में यहाँ वहाँ सब तरफ हम साथ में होते थे। और मुझे एक जो होता है ना, हम घर से दूर रहते हैं हम्म। तो घर वालों की कमी का की जो भावना होती है वो कभी महसूस नहीं हुई। हम्म। वहां पे मेरे फ्रेंड, खास करके मेरी एक बहन थी, बहन मानी हुई बहन थी, हम्म। है मतलब। वो हम्म। अभी भी, हमारा सारा ग्रुप अभी भी वैसा का वैसा है। ओके। तो हर त्योहार के वक्त मैं ज्यादातर गांव आता नहीं था छुट्टियों में भी। हम्म। मतलब जो दिवाली और जो समर वेकेशंस होते थे तब आता था। हम्म। मगर बीच में अगर कभी कभी 2-3 छुट्टियां एक साथ आ जाती थी तो मैं नहीं जाता था, क्योंकि मैं काम करता था उस वक्त में। हम्म। क्लास वर्क के अलावा एक्स्ट्रा जो भी कर सकता। ओके। तो उस टाइम पे जब भी तो त्योहार होता था तो हम सविता के यहाँ पे एक इकट्ठा हो जाते थे। वो हमें हमेशा बुलाती थी, और उसका बहुत बड़प्पन, उसका दिल इतना बड़ा है और था कि वो उसका फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड था उतना अच्छा ना होने के बावजूद हम्म। वो हमें इस तरह से, खास करके मेरे मेरे ऊपर तो उसका बहुत ज्यादा स्नेह था। तो हर त्योहार पे मैं मुझे वहां पे खाने पे मैं बुलाती थी। हम्म। तो ये एक इस तरह का फ्रेंडशिप था, ये हमारा ग्रुप था हम्म। जो शायद हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। वो ना। कभी कभी हमारी दोस्ती में डिसकनेक्टिविटी आई नहीं, तभी भी थी, आज भी हमारा मैत्री एक अटूट नाते। हम इस मराठी टाइटल के हम्म। साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। क्या बात है। और हाँ, कभी 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 हो जाता है कि कुछ व्यस्तता के कारण वहाँ अटेंड नहीं कर पाते हर वक्त। हम्म। मगर मेरे व्हाट्सएप में जो एक्टिव चीजें हैं हम्म। उसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है जिसपे मैं थोड़ा समय दे पाता हूँ। ओके। और अम, वो ग्रुप जो दोस्ती है, वो अगर दोस्ती के हिसाब से देखे तो चाइल्डहुड से लेके कॉलेज तक में सबसे इम्पोर्टेंट वही है, जो एक अलग लेवल की दोस्ती है। अभी तक की जो आपकी जर्नी है, आ, हम्म। उसमें सबसे जो आपका फेवरेट पीरियड है आपके लाइफ का, जो भी 1-2 साल 3-4 साल जो भी है, वो कौन सा पीरियड है आपके अभी तक के लाइफ में? आर्ट मेरे लाइफ में आई तब से तो सब अच्छा ही है। ओके। अम, मगर कॉलेज का वक्त मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी वजह ये है कि एक जो ड्रामेटिक अपसाइड डाउन तरह का चेंज आया मेरे हाँ। सारे जिंदगी में, हम्म। कि निग्लेक्टेड से निग्लेक्टेड और हम्म। इग्नोर किया हुआ एक विद्यार्थी को अचानक से फोकस एंड एक तरह से फोकस मिल गया। और वो उसके बाद तो मैं जैसे लैमलाइट में रहा तब से लेके अब तक एक हर तरह से, मतलब मुझे अच्छा ही अच्छे ही अनुभव मिले। तो मैं कह सकता हूँ कि उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो हम्म। सारा बेस है, वो मेरे कॉलेज का टाइम का है, क्योंकि ये वहां से शुरू हुआ था। तो वो जो 5 साल थे हम्म। वो एक सपने की तरह थे। मतलब उस वक्त जो हमें अच्छा लगता है वो करने को मिल रहा था, हम्म। आर्ट। और उसके उसमें दिल इतना लग रहा था कि बाकी चीजें अपने आप हो रही थी, कि कॉलेज में मतलब हर वक्त फर्स्ट आना या ये सारी चीजें, असाइनमेंट को अच्छे मार्क्स मिलना हम्म। और अवार्ड्स मिलना, ये सब कुछ बाय प्रोडक्टिविटी की तरह चल रहा था। हम्म। और हर हर वे में वो टाइम बहुत ही अच्छा गुजरा। जैसे कि हम क्रिकेट खेला करते थे। हम्म। बाकी मौज मस्ती तो चलती ही रहती थी।
फिर जब एनुअल होता था तो हम छोटी अ, छोटा ड्रामा टाइप की कुछ चीजें या सिंगिंग हो या ऐसा कुछ, तो हर तरह से मजेदार टाइम था वो। नाइस, ऑसम। सो आपने कहा बीच में कि आपको जब 2-3 दिन का छुट्टी मिलता था, कोई भी ओकेजन रहेगा, फेस्टिवल रहेगा, तो वो टाइम पे आप अदर काम करते थे। तो वो कौन से काम थे वो टाइम पे? अभी तो पता है हमें कि अभी के जो काम्स होते हैं, मतलब एक आर्टिस्ट को जब भी कॉलेज में छुट्टी होती है या फिर कुछ ऐसा फ्री टाइम मिलता है तो वो कमीशन वर्क्स में पोर्ट्रेट करेंगे, या फिर वॉल पेंटिंग्स अभी बहुत क्रेज है। मतलब मुंबई में, नवी मुंबई ये साइड में गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चालू है, तो वहां पे बच्चे सारे वहां पे काम करने जाते हैं। आपके टाइम पे कौन से काम आपको मिलते थे? नहीं, वो मैं अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था ही नहीं। जो भी था वो एक्स्ट्रा वर्क, मतलब जो कि प्रैक्टिस वर्क जो ओ, होता है, जो असाइनमेंट्स के अलावा जो होता है हाँ। वो करते थे। हम्म। उसका अर्निंग से कोई ये नहीं, संबंध नहीं था। हम्म। तो प्रैक्टिस आप बोल सकते हैं। हाँ, मेरा और ये था कि मैं वो सारा जो छुट्टियों का वक्त है वो जा गांव में जाके 2-3 दिनों के लिए जाने से अच्छा है कि वो टाइम में यूटिलाइज करना चाहता था कि और ज्यादा प्रैक्टिस करूं। और ऐसा होता था। के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ करते थे आपके कॉलेज के टाइम पे? नहीं, मुझे ना, देखो, मेरा एक कमर्शियल एंगल मेरा हमेशा वीक रहा है। मुझे उतनी अकल उस वक्त भी नहीं थी। आज भी मैं कमर्शियल, मुझे मैं आई आई डोंट नो, मेरे नेचर में वो इतना नहीं है। जैसे कि कभी शो वगैरह होता है, एग्जीबिशन वगैरह होती है ना, ये बेचने बेचने पे मेरा उतना ध्यान नहीं रहता है। मुझे बस वो लगा के वहां जाके बैठ के ऐसे जैसे अपने अपने बेटी की शादी है और एक बाप बैठा है, कुछ अलग ही होता है वो तो उसमें ऐसा ये बिल्कुल मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं होता है। इनसिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे पीछे कुछ नहीं होता है। तो क्योंकि मैंने एक ही विश मांगी थी हम्म, जो बहुत हार्ड से मांगी थी, कि जिंदगी में मेरा आर्ट मुझसे अलग ना हो, कि किसी भी वजह से मैं जस्ट पेंटिंग करता रहूं और इनकम जो भी कुछ भी मिले वो मुझे इजीली मिले, जिसके लिए मुझे सोचना ना पड़े कि ये करूँ या वो करूँ तो चलेगा कि या वो करूँ तो चलेगा। ऐसा कुछ नहीं, जो मुझे करना है वो मैं करूँ और मेरे को जितना जरूरत है वो सारी चीजें मिलती रहे। ये मैंने विश मांगा था। तो वो बिल्कुल आज तक पूरा का पूरा सच हुआ है। तो इस वजह से मैं कमर्शियली प्रमोशंस या ये वो इतना हाथ पैर नहीं मारता हूँ। मैं जो भी नेचुरली चीजें आती है उन्हें स्वीकार करता हूँ और मेरी कोई कंप्लेंट भी नहीं होती है कि ये नहीं मिल मिला या वो नहीं मिला, मतलब अभी क्योंकि आपके जितना लाइफ मिला है वो में, तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, अभी आपके लाइफ में जो भी आपके पास है, आपको मिला है, उसमें आप सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल बिल्कुल, सेटिस्फैक्शन के मामले में वैसे बाय नेचर मैं सेटिस्फैक्शन, मेरा ये है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ से इतना बेसिक से शुरू हो जाता है। क्योंकि वही रीजन है कि मैं 10th के पहले बहुत सफर किया हूँ। तो हम्म। उसके बाद मुझे जो लाइफ और जो आर्ट के वजह से जिस तरह का जिंदगी में परिवर्तन आया, उससे ही मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। तो बाकी चीजें बाय प्रोडक्टिविटी मानता हूँ, तो बाय प्रोडक्टिविटी की तरह ही चीजें चलती रहती है। तो लाइफ बड़ी स्मूथ तरीके से कटी है। और मुझे स्ट्रगल या ऐसा ऐसा मैं वो शब्द मुझे यूज करते वक्त मुझे समझ में नहीं आता कि उसे कहूँ या ना कहूँ। हम्म। क्योंकि करियर के बिगिनिंग में मैं तो फुटपाथ से शुरुआत की है मैंने, कि मैं जहांगीर आर्ट गैलरी के बाहर टूरिस्ट के स्केचेस बनाता था और 3 साल तक मैं वहां रहा। तो वहां से शुरुआत की है, तभी भी मैं खुश ही था, उतना ही खुश था जितना आज हूँ। तब मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं टॉप किया हुआ लड़का है हम्म। और रास्ते पे बैठा है। थोड़ा तो सा मुझे ऐसा उसको नहीं लगता था। एक्सरसाइज कर देना, वो वाला जो आपका पीरियड था आपके लाइफ का, थोड़ा सा डिटेल में बताओ। वो ये था कि मैं जीडी आर्ट का डिप्लोमा जब मैंने कंप्लीट किया तो मैं फर्स्ट आने के वजह से, मुझे मेरिट के वजह से मुझे जेजे में एडमिशन मिल हम्म। गया डीपीएड के लिए। डीपीएड ये होता है कि वो डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन। तो जो बीएड का स्केल होता है ना, बीएड को जो BEd मतलब होता है जिसका प्रोफेसर बनने के लिए आर्ट कॉलेजेस पे,
हम्म। तो आर्ट कॉलेजेस पे प्रोफेसर बनने के लिए डीपीएड की जरूरत होती है, वो डिप्लोमा। जैसे कि बाकी कॉलेजेस पे प्रोफेसर बनने के लिए बीएड की जरूरत होती है। तो मुझे तो वो नहीं करना था, मतलब मुझे कोई टीचर बनना नहीं था, मतलब वो मेरा ड्रीम था ही नहीं। मेरे को जस्ट पेंट करना है, हम्म। आर्टिस्ट की तरह जीना है, फ्रीलांसर। हम्म। तो मैंने एडमिशन इसलिए लिया क्योंकि जेजे में मुझे वहाँ की एमिनिटीज में, वहाँ के पेंटिंग स्टूडियोज में, हम्म। वहाँ की लाइब्रेरी में, और कैंपस इतना बढ़िया है। तो वहाँ वो माहौल मुझे जीना था। मुझे एक साल के लिए अगर मुझे मेरिट पे मिला है तो मुझे लगा कि हम्म। डीपीएड में एक वजह बना दूं वहाँ जाने की, ओके। और मैं जो मुझे करना है वो करूं। ये मेरा अपना प्लानिंग था, हम्म। इसलिए मैंने डीपीएड में एडमिशन तो लिया। मगर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारे जो टीचर थे वो और मेरे विचार में बड़ा अंतर रहा। वो टीचर का कहना था कि तुम अगर यहाँ टीचर ट्रेनिंग मतलब डीपीएड के लिए आए हो, डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन के लिए आए हो, हम्म। उसी सिलेबस पे ध्यान दो, तुम उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो वो ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, जरूरत नहीं थी उस ना स्ट्रिक्ट होने की, आपका क्योंकि क्या मैंने उनको पॉइंट ऑफ व्यू कहा। था वो टाइम पे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही था कि मैं होने जितना ही वो स्टडी करूंगा जो मेरा सिलेबस था उस साल का। हाँ। ओके। और मेरी इच्छा ये थी कि वहां पे देखो, हमारा सांगली का कॉलेज क्या है कि एकदम गांव को चिपक के है, जो गांव, तो वहां पे न्यूड स्टडीज का फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। तो वहां पे क्या है, वहां शायद कभी पीछे वक्त में चालू किया था टीचर्स ने, मगर वहां के बाजू में जो गांव है उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते। हम्म। मगर जे एक ऐसा कॉलेज था कि वहां ये सारी चीजों के लिए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं थी, वहां ये सारी चीजें आपको सीखने को मिल सकती। हम्म। तो वो एक था कि मुझे वहां पे पोर्ट्रेट स्टूडियोज में न्यूड स्टडीज हो, या लाइब्रेरी हो, या कैंपस में पेंट करना था। बहुत सारे सपने मैं लेके वहां घुसा था। मगर हुआ ये कि ये सारी चीजें हो नहीं पाई, क्योंकि टीचर जरा ज्यादा ही ये थे। मैंने उनको कहा कि मैं तो यहाँ सिर्फ पास होने का सोच रहा हूँ, मगर मुझे ये सारी चीजें करने। तो उनका कहना था कि अब तक तो यही किया ना कॉलेज में, पहले डिप्लोमा, तो हम्म। अब और ये नहीं करना है, जिस चीज के लिए आए हो वही करो। हाँ। तो अब मैं उस चीज के लिए आया ही नहीं था, तो ये एक डिस्कनेक्ट क्रिएट हो गया। और मैं अभी जेजे में एडमिशन लिया हूँ, ये बता के घर में कि अब यहाँ से मुझे नौकरी करूंगा, मैं टीचर बनूंगा, क्योंकि मेरा जो कॉलेज था हम्म। सांगली का, हम्म। वहाँ मेरी नौकरी लगभग पक्की थी। मतलब मैं अगर पास आउट हो जाता था डीपीएड की डिग्री लेके, हम्म। तो मैं वहां पे जाके ज्वाइन हो सकता था, वहाँ आप बस वैकेंसी भी सीधे थी। वहीं पे ज्वाइन होगी? हाँ हाँ बिल्कुल, उतना उतना मेरा मतलब रेपुटेशन भी था। और हमारे संस्थापक और हमारे वहाँ पे एक मेस चलाने वाले हमारे लाइब्रेरियन थे, उनके और मेरे पिताजी के बहुत अच्छे संबंध थे। तो हाँ। उनकी बहुत इच्छा थी कि ये यहाँ पे ज्वाइन करेगा। तो अच्छा था कि वहाँ पिताजी को भी अच्छा लग रहा था कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, और उनपे कुछ कर्जा वगैरह होने के कारण उन्हें लगता था कि ये रूटीन हो जाएगा, ये अगर ये वहाँ चिपक जाएगा, एक नौकरी मिल जाएगी, तो हम्म। सारी चीजें ठीक ठाक हो जाएगी आगे जाके, ऐसा उनका ड्रीम था। मगर मेरा अलग ही चल रहा था। हम्म। उनको तो ये लग रहा था कि मैं उसी डिग्री के लिए, डिप्लोमा के लिए गया हूँ, डीपीएड के लिए, और मैं अभी नौकरी ही करने वाला हूँ। ओके। मगर मेरे अंदर थोड़ा सा केयरलेस था, मैं केयरलेस था, प्रैक्टिकल उतनी अक्ल नहीं थी, हम्म। पेंटिंग करना है इतना ही पता है। हम्म। तो मैं गया था ये करके कि पास होना है वहां पे जाके, और ज्यादा से ज्यादा समय बाकी चीजों में बिताना है, ऐसा मेरा ये था। ओके। मगर टीचर के विरोध के कारण मैं वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था, क्योंकि टीचर के परमिशन के बगैर ना मुझे ऊपर कोई बीएफए के स्टूडियोज में अलाउ कर सकता था, ना कुछ हो सकता था मैं रिक्वेस्ट करूँ तो भी। ओके। लाइब्रेरी से भी मुझे मतलब मैं जाता था बिना ये करके, क्योंकि हमारा रिलेशन बहुत खराब दिन ब दिन होता गया, और ओके। मैं रिबल कर गया। मैं तो स्टूडेंट था, मैं सामने से भी उठ के चला जाता था सर के। तो इतना खराब रिलेशन हो गया था कि हम मतलब एक तरह से पर्सनल प्रॉब्लम जैसे होते हैं ना, वो इस तरह से, क्योंकि मैं सफोकेट फील कर रहा था कि मैं आया हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ। और हम्म। उनका ये चल रहा था कि वो भी लॉजिकल थे, वो भी कोई गलत नहीं था। अगर कोई टीचर समझता है कि अगर आप यहाँ आए हैं जो हम्म। चीज करने के लिए, तो उसी को करो।
तो हाँ। ठीक है, मैं मेरा मुझे बुरा यही लगता था कि आप इतना टाइट मत पकड़ो, क्या जरूरत है, मैं पास होता हूँ, आपका रिजल्ट खराब नहीं करूंगा मैं, इतना तो मैं मेरे में इतना है कि हम्म, मैं वो कर सकता हूँ थोड़ा सा स्टडी करने के बावजूद। और मैं असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करता था, ऐसा नहीं था कि मैं पूरा वो चीजें, मगर मैं उसमें इतनी सीरियसनेस नहीं दिखा था। हम्म, तो वो चीजें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, फिर तो मैं सीधा सीधा रिबल था, बिल्कुल रिबल था, मैं किसी भी चीज में उनका कुछ सुनता नहीं था। और हम्म, वो भी मेरी प्रेजेंट ही नहीं लगाते थे। और ऐसा चलता था, तो एक तरह से वॉर था वो, कोल्ड वॉर। ओके। और फिर मेरा एक टाइम ऐसा आया, 7 महीने तक फिर भी मैं रहा। फिर मैंने तो पास भी होना बिल्कुल छोड़, वो पूरा छोड़ दिया था। अभी क्या है कि मैं जहाँ रह रहा था वहां पे थाना में रह रहा था। खाने तो वाले। मेरे, हाँ, पिताजी की बहन का लड़का, मतलब मेरा कजन, हम्म, उनके पास मैं रह रहा था। और वो एक अलग ही हमारा रिलेशन है। रिलेशन ऐसा है कि मेरे कजन की पूरी पढ़ाई मेरे पिताजी के यहाँ हुई, मतलब यहाँ हमारे गांव में हुई है। हम्म, कि वो हमारे घर में ही इधर पिताजी के इधर रहे, और बहुत सैक्रिफाइस करके उन लोगों ने लाइफ अपनी जी थी। तो मेरे पिताजी ने अपनी चीजों को सैक्रिफाइस करके उनका एजुकेशन कंप्लीट करा, उनको एस्टेब्लिश कराया था। तो हम्म, उनको भी अच्छा लग रहा था कि मैं उनके पास हूँ और मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं फिर पास होके नौकरी करूंगा। तो उनको लग रहा था कि मैं, मेरे मामा, मेरे पिताजी उनको मामा लगते थे, तो मेरे मामा के बच्चे, मामा के यहाँ मैं सीखा, मैं इस्टेब्लिश हो गया, सारी चीजें मेरी वहां से हुई है। तो ये एक अच्छा मौका है कि उनके बेटे के लिए मैं कुछ करूँ। तो मामा के लिए एक तरह से मेरी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी दायित्व है, वो पूरा हो जाएगा, उनका एक ऐसा। तो मैं ये तो कह नहीं सकता था कि मैं मतलब नहीं जा रहा, जाता कॉलेज, अभी इतना प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म, मगर मैं डब्बा लेके, टिफिन लेके वहां से तो आता था कॉलेज में ऐसे ही। और यहाँ आके ना मैं स्टडी कर पा रहा था ना कुछ, पूरा मतलब टाइम पास हो गया था, क्योंकि बाकी भी करने कुछ नहीं दिया जा रहा था, लाइब्रेरी भी यूज नहीं होने करने दी जा रही थी, क्योंकि मेरा तो एक टाइम पे लाइब्रेरी से आइडेंटिटी कार्ड ही उन्होंने जब्त कर लिया लाइब्रेरियन से। हम्म, क्योंकि मैं क्लास के टाइम में भी लाइब्रेरी में पढ़ा रहता था, बैठा रहता था। तो ये सारी चीजें हो गई। हम्म। तो ये चलता रहा, चलता रहा, और बहुत ज्यादा हो गया एक टाइम पे, मतलब उस टाइम पे, अभी सारी बहुत स्टोरीज है, वो तो यहाँ इतना सब समझ डिटेल पा में रहा बताने की जरूरत नहीं हूँ। है। हम्म, तो कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि मैंने पूरा एक एप्लीकेशन लिख के कॉलेज छोड़ दी। ओ, अम, तो डीपीएड उसकी पूरा एक नहीं, कॉपी डीन के कैबिन में। डीपीएड पूरा नहीं किया क्या? हो? डीपीएड। डीपीएड पूरा नहीं किया। और हाँ, मतलब वो, मैं मैं भी पूरा सही नहीं था, क्योंकि मैं जिस चीज के लिए गया था वो मैं करना नहीं चाहता था, मतलब उस पर पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, मैं अलग ही चीजें कर रहा था, मेरा अपना आर्टिस्टिक ड्रीम था। ओके। और वहाँ वो सारी चीजें, मतलब ना मैं सही था, ना वो पूरी तरीके से सही थे। तो ये सब कुछ मतलब हमारे हर बार हमारा प्लानिंग सही होता है ऐसा नहीं है। तो मैं मेरे मेरे तरीके से स्ट्रगल कर रहा था, वो अपने तरीके से मुझे सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था। तो एक टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स होते गए, कुछ एक्सट्रीम लेवल पे चीजें गई, तब मैंने एप्लीकेशन लिखा। और कोई भी आने के पहले मैं गया क्लास में, उसकी एक कॉपी सर के टेबल पे रखी, एक डीन के केबिन में जाकर रखी, किसी को कुछ, क्योंकि मुझे चाहिए था ही नहीं कि कोई मनाए मुझे या बोले कि तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, रहो। शायद मुझे दूसरे सर लोग बोल सकते थे कि अरे क्यों ये कर रहे हो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ये हो सब। तो हम्म, मैं वो नहीं पढ़ना चाहता था बचने में, क्योंकि मैंने डिसाइड ये किया था कि मैं जहांगीर आर्ट गैलरी जब जाता था उस कॉलेज के टाइम पे, तब वहां देखता था कि फुटपाथ पे वहां पे एक प्लाजा आर्टिस्ट एसोसिएशन, और दूसरी तरफ भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो सामने कुर्सी, दो कुर्सियां लगा के टूरिस्ट के स्केचेस बनाते हैं। बराबर। 50 रुपए लेते हैं एक स्केच का, ऐसा चलता था। तो हम्म, मैंने ऑप्शन, जब मुझे लगा कि मैं वहां जाके बैठ सकता हूँ, तो मैंने वहां जाके बैठना शुरू कर दिया। घर से मैं निकलता था टिफिन लेके कॉलेज के नाम पे, हम्म, और मैं जाता था वहां पे। और वहां मैंने शुरू किया वैसे टूरिस्ट, थोड़ा पैसा मिलने लगा और प्रैक्टिस भी होता था। तो मुझे वो ऑप्शन ठीक लगा, जे में ऐसे ही पड़े रहने से, क्योंकि वो एक स्टडी तो कुछ हो नहीं रहा था, कुछ भी ये करने को दिया नहीं जा रहा था। तो हम्म, ये सारी चीजें थी। और फिर हुआ ये कि मैं घर वालों को लग रहा था मैं कॉलेज कर रहा हूँ। हम्म, तो कॉलेज खत्म हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ होने के बाद रिजल्ट कब आ रहा है? रिजल्ट तो अभी आ ही नहीं रहा, इसका सारे दुनिया के रिजल्ट लग रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। पिताजी तो बहुत ज्यादा राह देख रहे थे, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, कब इसको नौकरी लगेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनका वो था।
हम्म। और मैं नौकरी लगूं, मेरे भाई को भी ऐसा लगता था थाना के कि ये एक मतलब वो जो भी कुछ उनको था कि मैं मामा के लिए कुछ कर पाया तो हम्म। इसका इनका बेटा एस्टेब्लिश हो जाएगा तो उनको भी अच्छा लगने वाला था। तो सब मेरे रिजल्ट की राह देख रहे थे, मगर था ही नहीं तो क्या निकलेगा। बराबर। तो एक दिन फिर कभी ना कभी तो बताना ही था। तो एक दिन मैं सब जब थे तो सबके सामने ये चीज बता दी कि ऐसा है कि मैंने कॉलेज कंप्लीट ही नहीं किया। वो ओ। शौक था सबके लिए, बहुत बड़ा शौक था। और उस वक्त में मैं एक्चुअली आज समझ सकता हूँ कि एक पिता जिसके जिसके ऊपर कर्जा है, जो आशा लगा के बैठा है कि अपना बेटा अभी नौकरी लगेगी, उसको अच्छा पेमेंट मिलेगा और ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। फिर दूसरी एक वजह भी होती है कि इसकी शादी करने के लिए कुछ तो होगा ना बताने के लिए कि ये क्या करता है। हम्म। अब जो बचा हुआ है वो क्या करता है, तो फुटपाथ पे बैठता है, लोगों के पोर्ट्रेट करता है 50-50 रुपए। तो ये कोई शादी का मटेरियल तो मैं रहा नहीं था, ऐसा लग रहा था सबको। तो अलग अलग तरह के टेंशन थे। हम्म। और मेरा ऐसा था कि मैं किसी अलग ही दुनिया में जी रहा था। आर्टिस्ट बनना है, कैसे बनना है, क्या करना है, कुछ पता तो है नहीं, हम्म। मगर बस पेंटिंग करना है। आर्टिस्ट बनना है मतलब नहीं, मतलब पेंटिंग करते रहना है जो भी। ऐसा वो सब माहौल था। और फिर मेरे पिताजी दुखी तो हुए, मगर कर क्या सकते हैं अब कर किया तो कुछ नहीं जा सकता। इस फील्ड के बारे में उन्हें तो कुछ खास पता भी नहीं था। कोई हम्म। एक पता था नौकरी का, वो तो हाथ से निकल गया सब कुछ अब। तो उसके बाद उसी दौरान मैं अपने मन में एक विश मांगता था। हमने विश से ये टॉपिक शुरू किया था। तो विश ये मांगता था कि जिंदगी में मुझे पेंटिंग करने को मिलना चाहिए, और पैसे जितनी जरूरत होती है वो मुझे ऐसे ही मिले। मतलब ज्यादा उसके लिए मुझे कुछ बहुत ज्यादा सोचना पड़े और उसके लिए प्लानिंग्स करने पड़े, ऐसा ना हो। हम्म। तो वो जो विश थी जो दिल से मांगी थी वो कंप्लीट आज तक कभी ये नहीं हुआ। वो वैसे का वैसा वो पूरा हुआ विश। ऑसम। और सारी चीजें बहुत फ्लुएंटली चली। सुपर। हम्म। तो ऐसा था, इसलिए आर्ट के बारे में मतलब ऐसा कोई एम्बिशंस वगैरह लेके मैं कभी नहीं चला तभी। तब से जहां भी था, जैसे भी था, आज जितना खुश हूँ उतना तभी भी था तो इसलिए मैं स्ट्रगल इस चीज को नहीं कहता कि राइट। वह भी बहुत मजे में कटे दिन। सुपर। तो मुझे मेरा अगला सवाल यही था जो आपने अलग वे में बता दिया। मेरा ये सवाल था कि ना, एक आर्टिस्ट नहीं कहूंगा, एक आर्ट स्टूडेंट के लिए एक एडवाइस हो जाएगी। ऐसी कोई तो एडवाइस बताओ कि ना, आप पैसे को चेज मत करो, आप ऐसा कुछ करो जो आपकी एडवाइस होगी, वो करोगे तो आपका हो सकता है, आपको पैसा खुद चेज करेगा। देखो क्या है, मुझे ऐसा हमेशा लगता है। अभी हम बहुत लॉजिक से इस चीज को नहीं बोल सकते कि प्रूफ और उसका क्या बोलते हैं कि सब बहुत साइंटिफिक तरीके से नहीं बोल सकते, मगर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम्म। आपका जो स्वभाव है उस स्वभाव के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं और श्रद्धा पूर्वक आप कुछ काम करते हैं आगे जाके, हम्म। तो उसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं हम्म। उसमें जो चीजें आनी है तो आती ही है। मतलब मुझे कॉलेज के टाइम पे भी याद है कि मैंने कभी फर्स्ट आने के लिए काम नहीं किया, हम्म। मगर फर्स्ट आता था। हम्म। तो ये जो चीज है आज भी वैसी है। मैं कोई बहुत पैसा कमाने के उद्देश्य से काम करता नहीं हूँ, कर नहीं रहा हूँ, मगर आता है। हम्म। जरूरत के हिसाब से सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। तो ये मेरा एक विश्वास बन गया है कि जब आप अपनी काबिलियत और अपनी अपनी जो पैशन है, हम्म। अपनी आपकी जो चाह है दिल के, हम्म। उसे अगर आप बड़े शिद्दत के साथ प्रेम पूर्वक अगर करते हो, हम्म। तो ये जो कामयाबी जिसे कहते हैं, हाँ। फिर उसमें सारी चीजें आ गई, पैसा भी आ गया, तो वो सारी चीजें आपके पीछे आती ही है। मतलब आप हम्म। और बहुत सारे लोग ऐसा कह पहले अपने आ, वचनों में भी ये कह चुके हैं ऐसा, इन चीजों को कि हम्म। आप अपने दिल से जो आपको करने को अच्छा लगता है वो इतने अ, ध्यान लगा के या इन्वॉल्व होके करो कि शाहरुख खान। अम, हाँ, वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है, वो बिल्कुल वो लॉजिकल है। चीजें सच में ऐसी होती है कि पूरी
शिद्दत से आप जो चीज चाहते हैं फिर पूरी वो सारी कायनात आपको। कायनात आपको मिलाने की साजिश में जुट जाती है ऐसा। हम्म। और आई थिंक उससे भी एक अच्छा और एक डायलॉग है, आई थिंक थ्री इडियट्स में है, वो आमिर खान का, वो रैंचो का कैरेक्टर, वो बताता है कि काबिल बनो, हाँ, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। तो ये सारी चीजें जो लिखी जाती है ना, ये बिल्कुल अनुभव होते हैं तभी ये लिखी एक्सपीरियंस ही जाती है। बात है बराबर। हाँ, तो ये ऐसा है, मतलब ऐसा होता है। सुपर। आधे मन से की हुई चीजें कभी यशस्वी नहीं होती है। आप झोंक दो खुद को, और और ये फिर बेफिक्र रहो, बाकी सब होता है। सुपर। सो आपका जो पहली यूएस ट्रिप थी, वो कैसे पॉसिबल हुई? क्या था वो, मतलब वो थोड़ा सा क्षण जो था आपका, वो लाइफ का वो स्टेज, वो थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? क्या माहौल था आपके लाइफ में, आजू बाजू में? यूएस में पोर्ट्रेट सोसाइटी ऑफ अमेरिका, ये जो संस्था है, वो उसका एक इंटरनेशनल कंपटीशन होता है हर साल। तो हमारे आदर्श जो है वासुदेव कामत जी, हाँ। वो उस कंपटीशन में पुरस्कार विजेता रहे थे। ओके। तो उनके कारण हमें ये सारी चीजें पता लगी कि ऐसा एक कंपटीशन होता है। हम्म। और मुझे लगा कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो 2016 में ये जो आपके पीछे पेंटिंग है, ये पहली एंट्री थी मेरी वहां पे। या। तो ये मैंने उस वक्त सोच रहा था कि इंटरनेशनल कंपटीशन में, इतने प्राइम कंपटीशन में भेजूं तो क्या भेजूं। हम्म। तो मैंने सोचा कि मैं अगर भारतीय हूँ तो मुझे भारतीय अ, भारतीयता और कोई हमारा सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी कोई चीज मुझे वहां भेजनी चाहिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्री। तो मैंने फिर सोचा कि क्या कर सकते हैं। तो मैंने सब्जेक्ट चुना, वो था राधा। ये पेंटिंग का टाइटल राधा है। ओके। इसमें मैंने प्रेम का संदेश, मैं सोच रहा था कि प्रेम का संदेश लेके मैं पहली बार पहली एंट्री करूं। हम्म। हम्म। तो इस पेंटिंग में मैंने मतलब दिखाया है कि जो कि माइथोलॉजी में हम पढ़ते हैं, और भारत की सबसे ज्यादा जिसे ज्यादा सम्मान से देखा जाता है, वो लव स्टोरी है, जो प्रेम कहानी है, वो राधा कृष्ण की है। ओके। कि राधा ना कृष्ण की बीवी है ना कुछ है, मगर जुड़ा हुआ नाम जो है वो उन दोनों का है। हम्म। तो ये एक आदर्श प्रेम कहानी है। हम्म। और मैंने ये दिखाया है, मैंने वो चुना प्रेम का प्रतीक करके मेरा पेंटिंग का सब्जेक्ट को। तो हम्म। उसके लिए मैंने उसको आज के जमाने में जोड़ने के लिए इसको मैंने एक लड़की दिखाई, हम्म। जो इमेजिन कर रही है अपने लिए उस तरह की प्रेम, हम्म। उस तरह के प्रेम को। हाँ। कि मैंने उसकी अगर आप पोज देखोगे तो वो ऐसे बैठी है, वो इमेजिन कर रही है कोई कृष्ण अपने लिए, हम्म। हम्म। और वो राधा बनना चाहती है। वो पत्नी नहीं बनना चाहती, मतलब वो एक प्रेमिका बनना चाहती है। ओ। तो उसके ख्यालों में वो, मैं बैकग्राउंड में वो मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल में वो राधा कृष्ण पेंट किए। हाँ। और उसके जो वस्त्र पहनाए है, वो प्रेम जो प्रफुल्लित करने वाली भावना है उसको सूट करे, इसलिए मैंने वो सारी जो कलर स्कीम है, पीताम्बर मतलब पीला, साड़ी पीली पहनाई है। और जो उसको गहने वगैरह पहनाए है, तो मांगल्य एक तरह से मैं दिखाना चाहता था उसमें। हम्म। 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 और क्यूरियस और एक तरह से ख्याल में वो है कि अपने लिए एक आदर्श प्रेमी के। तो हम्म। वो दिखाने के लिए उसकी पोज मैंने वैसे ली है। ओके। और उसके हाथ में बांसुरी है, बांसुरी, और उसमें राइट। मोर पंख भी है। तो हम्म। वो है वो कृष्णा जो कि वो इमेजिन कर रही है, उसका प्रतीक मैं दिखाने की कोशिश की है। और वहां पर्पसली मैंने उसकी जो हाथ की जो पकड़ है, हम्म। वो उस बांसुरी को ऐसे कसी हुई नहीं दिखाई है। हाँ। वो उसके हाथ में भी है और हाथ में नहीं भी है। तो हम्म। ये जो नॉन पॉजेसिव लव है, जिसे हम कह सकते हैं कि शी नॉट अ पॉजेसिव अबाउट, शी नॉट वांट टू बी पॉजेसिव अबाउट हिज हम्म। हर पार्टनर। हाँ। तो वो
राधा कृष्ण भी कोई शादी से के बंधन में बंधे हुए नहीं है, नहीं बराबर। बनते हैं। तो ये जो चीज है वो दिखाने की कोशिश मैंने की कि उसकी जो ग्रिप है वो है भी और नहीं भी। वाह, हाँ। तो ऐसा कुछ जो भी मुझे उस वक्त ठीक लगा मैंने वो उसमें ऐड किया। हम्म, और फिर ये पेंटिंग मैंने वहां पे भेजी और मैं सिलेक्ट हो गया। और उसके वजह से मुझे यूएस में जाने का मौका मिला पहली बार। तो ओके। ये हुआ 2016 में। तो हम्म, ये पेंटिंग था हम्म, जो वहाँ पे फिर इसको एक्सेप्शनल मेरिट का अवार्ड मिला। ओके। और वो मेरी पहली एंट्री थी यूएस। हाँ, और उसके बाद भी लगातार आपने, आई थिंक उसके बाद भी आपको अवार्ड लगे ना वहां पर? हाँ, उसके बाद मैं लगातार 4 बार वहाँ उसी कंपटीशन में मुझे एक्सेप्शनल मेरिट के अवार्ड मिले। और 5वीं बार मतलब फिर कोरोना का टाइम आया। हम्म। और फिर और एक बार मैं लास्ट लास्ट ईयर मुझे वहाँ पे और एक बार सम्मानित होने का मौका मिला। अभी हाल ही में काफी ज्यादा व्यूवर्स को पसंद आने वाला एक पॉडकास्ट हमने रिसेंटली किया था, वो था सुचित्रा मैम का। उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने स्पेशली कहा था एंड में कि ना, आप प्रमोद जी से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लो, जब आप पहली बार मिले थे। वो किस्सा हम्म। आपके साइड से भी वो पूछने के लिए उन्होंने कहा है, तो वो मैं जरूर पूछूंगा। उसके बारे में थोड़ा बताओ। या वो बड़ा एक कोइंसिडेंशियल मामला था। एक्चुअली उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी बहुत पहले, आई थिंक 2010 में। हम्म, जब वो इंडिया शायद आई थी अपने वर्कशॉप के लिए। हमारे मित्र अभी जो मित्र है ऋषि कपिल, हम्म, उन्होंने उनका वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया। तो तब उन्होंने एक मैसेज भेजा था कि क्या हम मिल सकते हैं। तो मैंने वो पढ़ा था, शायद पढ़ा होगा, पढ़ा था, मगर मैं थोड़ा सा बचता था, मतलब आई डोंट नो व्हाई मैं नहीं मैंने रिप्लाई किया। हम्म। और फिर जब मुझे 2016 में मैं यूएस में फर्स्ट टाइम गया, हाँ। उसके दूसरे साल जब मैं गया 18 में, हम्म, सॉरी 17 में। हम्म, तो 17 में उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया कि आप अगर यूएस में है तो आप तब वो कैलिफोर्निया में रहती थी। तब आप कैलिफोर्निया आना चाहते तो आ जाइए यहाँ पे, हाँ हमें अच्छा लगेगा। तो हम्म, इस तरह से मतलब उस पेंटिंग को का अचीवमेंट का कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह वो तब उस वक्त मैसेज वगैरह किए थे। हम्म। और उन्होंने उनका मैंने मैसेज पढ़ा तब तक मेरी ट्रिप ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी ओ। 17 की। ओ। तो फिर मैंने कहा कि मैं इस बार तो अभी मैं मतलब शायद मैं इंडिया वापस आने के बाद में भी मैसेज देखा था वो तो तब मैंने कहा कि इस बार तो नहीं हो पाया, हाँ, अगली मतलब बार आपने बात की जरूर। थी? हाँ, तब रिप्लाई? मैंने रिप्लाई किया, तब मैं हमारी मैसेज पे बात हुई थी। ओके। और एक थोड़ा सा अजीब ये था, मैं मतलब उनका लाइफस्टाइल या मैं जो फेसबुक फ्रेंड थे हम, तो मैं हम्म, तो देखता था। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि वो डिफरेंट सोसाइटी से है और ये सब कुछ चीजें हम्म, मतलब एक मोटिवेशन होता है ना कि आप फ्रेंडशिप करो ना करो इसके लिए। और मेरा वैसा ज्यादा फ्रेंड सर्कल वगैरह कुछ है नहीं। हम्म, तो मैं इस चीज में फ्रंट फुट पे कभी नहीं रहता हूँ मैं क्योंकि मुझे डर लगता है टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। हम्म, तो एक अलग ही ये था। तो इस वजह से मैं ये करता था, वो ज्यादा उस तरफ मैं ध्यान नहीं दे रहा था। हम्म, तो जब 2017 में भी कुछ मिलने का ये नहीं हो पाया। हम्म। तो 2018 में ऐसा हुआ कि 17 में मेरे वहाँ कुछ दोस्त बन गए थे। ओके। रिचर्ड स्मिथ सर से जब मैं वहाँ मिला उस वक्त मेरे अच्छे अच्छे वहाँ आर्टिस्ट दोस्त हो गए थे, जो उसमें से सुजान सुजान लयन और स्कॉट बर्डिक, ये दोनों आर्टिस्ट जो कि बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, यस, वो यस। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे वहाँ पे।
तो जब मैं 2018 में यहाँ पे मैं मतलब गांव में था, तब उनका मुझे एक ये आया कि हम आपके यहाँ आना चाहते हैं इंडिया में। ओके। स्कॉट और सुजैन ने मुझे कहा, तो मैं तो खुश हो गया। मैं बोला चलो आज आप मुझे अच्छा लगेगा आपको होस्ट करने के लिए यहाँ पे। तो फिर उन्होंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया। फेसबुक ग्रुप बना के हम कम्युनिकेट कर रहे थे कि कैसे क्या क्या कहा कैसे क्या करना है, इस तरह से। उसमें अचानक से सुचित्रा का नाम ऐड हो गया। मतलब आई थिंक सुजैन ने किया। तो व्हाट्सएप अनफॉर्चुनेटली ग्रुप मतलब में ना, सुचित्रा राइट। मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है आज, मगर उस वक्त वो मैंने इनवाइट मेरे इनवाइटी में नहीं थी। वो सुजैन ने अपने से ही ऐड किया था कि ही इज वेरी गुड बॉय एंड आप भी चलो करके, तो ऐसा हुआ था। हाँ। और फिर वहाँ कोइंसिडेंस की तरह से ये चीज हुई कि सुचित्रा मेरे यहाँ मेहमान हो गई उन लोगों के साथ। और राइट। फिर हम वो मराठी थी और लैंग्वेज कॉमन हो गई और बहुत सारी चीजें, ये काम के बारे में डिस्कशन और ये सब कुछ बहुत ज्यादा चीजें यू नो आपस में ऐसी मेल खाने लगी कि फ्रेंडशिप बहुत फास्ट ग्रो होने लगी। आपने ना, आप और बहुत बहुत मतलब डिटेल में नहीं बता रहे हो। सुचित्रा मैम ने मुझे पूरा डिटेल में बताया था। मतलब पहला कॉल जो आपको था वो हाँ, आप वो वैसे तो बहुत सारी मजेदार बातें हैं वैसे। पहला कॉल जो था तो वो बहुत सही था। उसकी तो पूरा एपिसोड बन सकता है। पूरा एपिसोड क्या, बहुत सारा बड़ा एपिसोड बनाया जा सकता है उसमें। वो कॉल का ये हुआ था कि अभी वो तो फ्रेंड इनवाइटीज में ऐड हो चुकी थी और मैं तैयारी कर रहा था यहाँ पे मेहमानों को रिसीव करना है, किस तरह से करना है। तो मैं बिल्कुल अपना जो ट्रेडिशनल वे से उनको मैं यहाँ पे वेलकम करना चाह रहा हूँ। तो बैलगाड़ी और ये सब कुछ ये राइट। था, वो तुतारी बजाने वाले और ये सब बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी। तो उसके सिलसिले में मैं सातारा सिटी में गया था हार खरीदने के लिए, गले में माला हाँ। डालने। तो वो हार खरीदते वक्त मुझे अचानक से कॉल आया। नंबर तो सेव था नहीं, तो नाम तो उसमें मोबाइल पे कुछ दिखा नहीं। तो मैं बिजी था, तो मैं ऐसे ही वो खरीदार वो फूल वाले से बात करते करते बोला हेलो। तो बोला एक मिनट। मतलब मैंने कहने की कोशिश की कि आप होल्ड रखो, मैं थोड़ा बिजी हूँ कर। तो उधर से रिप्लाई आया 1 मिनट का 2 मिनट मराठी में। मुझे लगा हमारे ग्रुप का कोई है, जो कॉलेज के ग्रुप है, इस तरह से वही बात कर सकते हैं। तो और थोड़ा आवाज पहचान वाली नहीं थी, तो मैंने कहा कौन बोल रहा है। तो तब वो उसने नाम बताया और तब मुझे पता भी नहीं था कि ये मराठी भी बोलती है। तो फिर वहां से ये शुरू हुआ। और दूसरा एक रिलीफ मुझे ये लगा कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी उस वक्त कम नहीं थी, कम्युनिकेशन के लिए ठीक थी, मगर इतनी भी अच्छी नहीं थी कि पूरा अमेरिकन लोगों के साथ उनके एक्सेंट को समझते हुए उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करूँ और एक अच्छा होस्ट बन जाऊं यहाँ पे मैं उनके लिए। तो ये मेरा कंसर्न था। तो अब ये मराठी लड़की इसमें इंक्लूड है, तो ऑटोमेटिकली मुझे रिलीफ लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, तो ये कम्युनिकेशन के लिए अब और इजी हो जाएगा। तो वो पहला सेंस था कि फ्रेंडशिप बनने का, तो ईज लगा उसका बिहेवियर और ये सब कुछ ऐसा बहुत ईज वाला और फ्रेंडली और राइट। हाँ। लाइक सम घर का जिस तरह से कोई होता है कि आपसे बात करता है तो अपने को होमली फीलिंग आता है, इस तरह से वो पहले ही वक्त से राइट। इंटरेक्शन हो गया। तो उस वजह से मुझे अ, उस ट्रिप में उसकी हेल्प बहुत हुई कम्युनिकेशन के लिए। और उसके अलावा आर्ट के ऊपर जो डिस्कशंस है उसकी बात हो या कॉमन लैंग्वेज कॉमन कल्चर सब कुछ ये होने के कारण फ्रेंडशिप की ग्रोथ बहुत फास्ट हो गई। मतलब जो कि अम, अपना ही फैमिली का कोई है, इसका जो फीलिंग जो था वो मतलब मैजिकली ग्रो हो गया। राइट। और वो वजह अम, अ, वो वजह इतनी कि पहला वाला जब सोचता हूँ उसके अगेंस्ट में कि मैं
पहले जब वो मैसेज करती तो मैं तो बिल्कुल ध्यान भी नहीं देता, तो मुझे एकदम स्ट्रेंज लगा कि हम दूर से कितना इस ये समझते हैं, मतलब लोगों के बारे में हमारा आकलन होता है। मे भी आकलन था नहीं था, या मैं ही मोटिवेटेड नहीं था, मेरा नेचर ही आई थिंक वैसा इन्वर्टेड है थोड़ा, मैं ज्यादा सोशलाइज नहीं हूँ। तो ये सारी चीजें थी, मगर तब मुझे लगा कि माय गॉड, ये तो बिल्कुल अपसाइड डाउन निकली इस चीज ऐसे, मतलब ये इतनी फ्रेंडशिप अच्छी बन गई, जो कभी लगा भी नहीं था। और फिर वहां से आगे हम कुर्लेकर भोसले केबी करके हमने एक ब्रांड बनाया टीचिंग के लिए, ओके। जिससे हम वर्कशॉप करते थे। तो पूना में हमने पहला वर्कशॉप लिया। उसके बाद फिर कुछ वर्कशॉप अब्रॉड में, कुछ और इंडिया में हमने किए लगातार। फिर जब जब मैं पोर्ट्रेट सोसाइटी में जाता था, मैं फिर 2018 में भी मुझे जब सिलेक्शन हुआ, वो सिलेक्शन का न्यूज जब मिला था, वो तब ये लोग सब यही पे थे, मेरे गांव में ही थे। ओके। तो उस वक्त फिर सुचित्रा बोली कि अगर इस बार आ रहे हो तो फिर हमारे यहाँ जरूर आना। फिर मैं उनके यहाँ मेहमान रहा 2018 में कुछ समय के लिए। तो इस तरह से फिर एकदम ही एक तरह से एक घर अपना घर है होता है, उस तरह से मुझे वहाँ पे यूएस में मधुर और सुचित्रा ट्रीट करती है, जैसे कि वो मेरे घर के ही लोग हैं। और ऑलमोस्ट वही वही है। और हमारे यहाँ पे भी वो जब कभी आती है, तब मेरी वाइफ हो या मेरी माँ हो, ये सब कुछ ऐसा लगता है कि वो हमारे घर का ही हिस्सा है। तो ये एक थोड़ा सा बहुत ही मैजिकल तरीके से ये बॉन्ड जो है वो बन गया, और वो ग्रो होता गया। तो नाउ शी इज द पर्सन, फ्रेंड, विच इज द मोस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड इन माय लाइफ, ऐसा भी कह सकते हैं। और एक फैमिली के भी, हम एक दूसरे के फैमिली के भी उतने ही क्लोज हैं। उनके हस्बैंड मधुर कपूर है, उनके साथ भी मेरा जो भी फ्रेंड जो रिलेशन है, वो भी बहुत ही अलग तरह का है। तो इससे एक दूसरे के लाइफ में जो वैल्यू एडिशन होती है, कुछ चीजें कॉमन होने के बाद हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो हमारे भी आपस में जो भी ग्रोथ है, पेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारी चीजें दोनों को एक दूसरे की हेल्प भी बहुत होती है। तो इस तरह से ये चीजें आगे बढ़ रही है। नाइस। ये क्लिप मैं मैम को सेपरेट भेजूंगा, मैम को भी सुनने को बहुत मजा आएगा। तो आगे बढ़ते। आपने जैसे कहा कि आपका जो पहला यूएस ट्रिप था, वहां पे आपके काफी सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हुए। मेरे लाइफ में भी अभी हाल ही में वैसा हुआ, जब मैं कानपुर में पहली बार, मतलब मैंने कभी ऐसा आर्ट इवेंट ये नहीं किया था, एक्सप्लोर नहीं किया था। मेरा भी ना पर्सनली मैंने ना सोचा था कि ना मुझे पॉडकास्ट लेते लेते दो तीन आर्टिस्ट ने कहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है, कानपुर में होने वाला है दिसंबर में। तो तब मेरे को याद था, लेकिन एंड में है ना, तब मुझे लगा कि ना नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ पॉडकास्ट हो चुके हैं, उनके बारे में मैंने बहुत कुछ शेयर कर लिया है लोगों के साथ जो यूट्यूब पे देखते हैं। कभी मैंने कोई इवेंट, एक आर्ट इवेंट क्या होता है, ऐसा कुछ अपलोड नहीं किया, उसके बारे में किसी को बताया नहीं है। मैं गैलरीज विजिट करता था, जहांगीर आर्ट गैलरी मेरे यहाँ पर 1 घंटे पे ही है, तो मैं वहां पे गैलरीज में क्या क्या होता है, वहां पे आर्टिस्ट के साथ थोड़ा सा बातचीत करता हूँ। तो वो सब भी मैंने एक सब्सक्राइबर्स को दिखाया है, जो व्यूवर्स है। बट एक इवेंट, उसके पीछे की जो कहानी होती है, क्या होता है एक आर्ट इवेंट के पीछे, वो सारे जो वहां पे अलग ही माहौल होता है, वो मुझे कैप्चर करना था, और पर्सनली मुझे सब देखना था। मैं वहां पे पहली बार आया, जैसे कि आपको बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ दोस्ती हुई, मेरी भी वहां पे बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ दोस्ती हुई। उनमें से प्रेम आवड़े है अभी तो लिटरली वो भाई जैसा हो गया है। मतलब उसके बाद हम उसके साथ बहुत से जो आर्टिस्ट थे, सारे आर्टिस्ट से मिलके एक बनारस का प्लान किया जॉइंट। उसके बाद तो हम लोग बनारस गए। उसके बाद कोई लोग घर पे रिटर्न गए, जो बाकी थे उनका प्लान हुआ कि खजुराहो जाते हैं। मैंने सोचा चलो खजुराहो जाने का मौका फिर से जल्दी नहीं आ सकता है, बहुत दूर है।
मुंबई से, तो हम सारे एक साथ खजुराहो गए। तो वहां पे जो दोस्ती है वो ट्रैवल करते करते 10 दिन हमारी काफी अच्छी हुई। तो ये मेरा एक पर्सनल ये था, एक्सपीरियंस था। देखा जाए तो म्यूजियम्स में बहुत सारे गए हम। म्यूजियम्स में जाके जब हम कोई भी मूल चित्रकृति देखते हैं किसी आर्टिस्ट की, एक तो पहला तो मेरे कुछ आइडल पेंटर्स थे अमेरिकन, हम्म। वो उनकी पेंटिंग्स को मैंने एक्चुअल में देखा, तो वो एक अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत अनुभव होता है। हम्म। और वो चीजें आपको अम, मतलब सिखाने सीखने सिखाने के भी ऊपर मैं इसे मानता हूँ कि ये सारी चीजें आ, आपके अंदर आपको बिना नोटिस हुए ही आपके अंदर वो संस्कारित होती जाती है। हम्म। तो वो ऐसा नहीं होता कि हम देख के उसको कुछ उसमें से सीख रहे हैं। हम्म। मैं तो थोड़ा सा, मेरा प्रोसेस ये रहता है कि मैं ऐसा कुछ उठा उठा के यहाँ से ये वहां से वो, ये मुझे मुझे मेरा ये नहीं है कि हम्म। कोई पेंटिंग देखूं वहां पे जो है उसमें के कुछ चीजें यहाँ से सीखूं, वो उसमें से वो हम्म। सीखूं, इसमें से। ये सबकॉन्शियसली एक प्रोसेस चलता है। पर्पजली हम ये सारी चीजें, मतलब मेरा तो उस तरह का नजरिया नहीं रहता कि awesome, हाँ। वो जो बोलते हैं ना कि हम हमें हर किसी से बेस्ट बेस्ट उठाना चाहिए और फिर ये बनाना चाहिए, पता हम्म। नहीं ये चीजें मैं सुना तो बहुत हूँ, मगर मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया। मैं अपने आप में अंदर घुस के ही चेक करना करता हूँ हम्म। कि जो भी हमने देखा, जो भी क्या उसके हमारे भीतर सबकॉन्शियसली कुछ असर हुए होते हैं। हम्म। वहां पे वो चीजें एसेंस की तरह चली जाती है, जैसे कि निचोड़ होता है। तो हम सीखने के लिए, सीखने की प्रोसेस एक अलग तरीके से होती है कि उसका जो एसेंस है वो आपके अंदर धीरे धीरे रिश्ता है, मतलब आपके अंदर धीरे धीरे उसका अंश चला जाता है। तो उसका कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है कि ऐसे जाके ऐसे सीखो, ये करो, वो करो। तो वो हम्म। सारी चीजें चलती है, आप बस प्रेजेंट में रह के आप खुले मन से उन चीजों को महसूस करते जाओ। अगर आप किसी म्यूजियम में गए हैं, हम्म। किसी आर्ट की किसी इवेंट में गए हैं, तो हम्म। आपका पूरा जो अ, जीने का तरीका है उसे वर्तमान में लाओ, उस चीजों को पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ करो, वहाँ उस माहौल को जियो। तो सीखना तो ऑटो प्रोसेस की तरह चलता रहता है। तो अम, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ तो भी वो चल रहा होता है। हम्म। हम्म। तो ये मैजिकली आपके अंदर वो चीजें आती जाती है, वो आप कहीं से उठाते नहीं है। इट्स नॉट लाइक यहाँ वहां से इकट्ठा करके फिर आपका कुछ बनता है, हम्म। ऐसा नहीं है। जैसे कि मुझे दूसरा एक्सपीरियंस है कि मैं जब हिंदी या मराठी या कुछ ऐसा लिखता हूँ, हम्म। तो वो लिखावट पढ़ के कोई जब मुझे पूछता है कि अरे आप इतना अच्छा कैसे लिखते हो, हम्म। तो मुझे पहली तो बात कि ये अच्छा है इसका भी पता नहीं होता है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली घटती जाती है। अब ये मैंने कहा ऐसा क्योंकि बिलीव कोई नहीं करता कि मैं अगर किसी को बोलूं कि मुझे पढ़ने की जरा भी आदत नहीं है, मैंने कभी किताबें पकड़ के मैं सो जाता हूँ, मुझे नींद ही आ जाती है। ओके। तो किसी को ऐसा सच नहीं लगेगा कि हिंदी के बारे में कुछ भी हम्म। बिना पढ़े, क्योंकि टेंथ के बाद आर्ट स्कूल में गए हैं, तो हम्म। टेंथ के पहले तो टेंथ में ही थोड़ा बहुत पढ़ा, उसके पहले तो फेल ही फेल था। मतलब 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में फेल होता था, मतलब तो हम्म। हिंदी भी वो आते थे कभी हम्म। कभी भीतर। तो ये सारी चीजें ऐसे नहीं होती है कि हम सीखते हैं। ये सारा सीखना सिखाना ना जरूरी नहीं कि आपको कहीं पे कहीं जाना है या हम्म। देश में दूसरे जाना है, या अगर आप खुल के जिंदगी जी रहे होते हैं ना, तो हम्म। सीखना ऐसे 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 चल रहा होता है। ऐसे ऐसे कि आपका जैसे हम्म। एंटीना खुला है और सारे सिग्नल्स इधर से उधर से आ रहे हैं, हम्म। और फिर वो आके उसका निचोड़ आपके अंदर संग्रहित होता जा रहा है, आपको पता भी नहीं है। और आप में से वो निकलता है तब लोग उसे महसूस करते हैं। ऐसा होता है, ये मेरा मानना है।
मगर टिपिकल वे से मैं बहुत बार ऐसा सुना हूँ इंटरव्यूज में सवाल इस तरह हम्म से पूछे जाते हैं हम्म कि यहाँ जाके क्या सीखा। हो सकता है अलग अलग अपने अपने तरीके होंगे, मगर मेरा ये तरीका है कि मैं जाके ऐसा कुछ अपने ऊपर फोर्स डाल के ऐसा मुझे जमता ही नहीं है। मैं बराबर। जस्ट फ्री फ्लो एंजॉय करता हूँ। वो जो चीजें आपस में घट जाती है, जो कुछ राइट। सीखना है अपने आप डाउनलोड होता है। हम्म जो मैं करने की कोशिश भी नहीं करता, हम्म। हो रहा है होता है, मतलब जो आपको मतलब देख के, जिस हाँ मुझे ना, आपको देख के बस एक ही वर्ड आता है कि सिंप्लिसिटी। मतलब आपको मैंने फिजिकली सामने भी देखा है, आपको काफी देर आपके जो एक्टिविटीज थे उसमें भी आप जब बात करते हो, आप काम करते हो, किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हो, बहुत सिंपल हो आप। मतलब ये मैं आपको कहना चाहूंगा सारे व्यूअर्स को। अगर आप नहीं मिले कभी, अगर आपको मौका मिलता है सर से मिलना, आपको भी यही फील होगा कि सर बहुत सिंपल है। मतलब आप अभी बात कर रहे हो ना, उसमें भी आपसे वो सिंप्लिसिटी झलक रही है। तो यही आपकी एक खासियत है, उसी की वजह से सारे जो आर्टिस्ट है वो आपको बहुत प्यार करते हैं। सारे एंगल्स जो शुरुआत की थी, आ, एक एक आर्टिस्ट का बचपन से लेके उनके अभी तक के जर्नी तक, और उनके इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद उनके जो कुछ मद बने हैं, इतने सारे, इतनी बड़ी जर्नी के बाद, तो वो वहां तक हम पहुंचे हैं। मतलब बहुत कम टाइम के लिए बात करनी थी, लेकिन आप है ना बहुत सोच के बात करते हो और बहुत डीपली आप बात करते हो, तो उसके वजह से ना कन्वर्सेशन थोड़ा लंबा चल गया। और आपके जो बातें थी उसके वजह से मुझे लगा नहीं कि ना सर को आप थोड़ा फास्ट बोलने को बोलूं या फिर कुछ नहीं, क्योंकि ना उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था और मुझे लगा कि ना ऑडियंस को ये पसंद आएगा। जितना आप डीपली बातें कर रहे हो, एक कोई सब्जेक्ट के ऊपर कोई टॉपिक निकलता है मेरे क्वेश्चन में, उसमें भी आप डीपली घुस के उसको रिप्लाई दे रहे हो। तो आई होप आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे इस सैंकी व्लॉग्स चैनल पे आए, और सारे आर्टिस्ट जो अभी तक हमारे पॉडकास्ट में आए हैं उनमें से आप मेरे सबसे फेवरेट आर्टिस्ट हो। मैं, अगर आपने तो आई थिंक इंस्टा पे आपने देखा भी नहीं रहेगा, मैंने जो मैसेजेस किए थे आपसे, जब पर्सनली मिला तब मैंने आपसे नंबर ले लिया। बट आप थोड़ा सा मेरा डीएम बॉक्स चेक कर लीजिए, मैंने बहुत से रिक्वेस्ट किए थे, बिकॉज इतने डीएम्स आए थे मुझे, प्रमोद कुर्लेकर सर को चैनल पे लेके आओ। बट फाइनली प्रमोद कुर्लेकर सर इज हियर। और कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? आपको कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट कर सकते हो। अगली बार जब जब सर हमें चांस देंगे और एक बार उनके साथ बातचीत करने का, तो डेफिनेटली वो कमेंट्स पढ़ के मैं सर को बताऊंगा। और सर एक फाइनली आपका एक थोड़ा सा स्टूडियो दिखा दोगे सबको, उसके साथ हम एंड कर सकते हैं। आपके स्टूडियो में आप अलाउ करते हो बाहर के आर्ट स्टूडेंट्स या फिर आर्टिस्ट को आने को बीच में ही कभी भी? आ, वैसे तो 10 मिनट मैं पहले दिखाता हूँ। ये मेरा वर्क प्लेस है, हाँ। यहाँ मैं काम करता हूँ। विंडो है इस तरफ, आर्टिफिशियल लाइट भी है। राइट राइट राइट। आ, वाह। इधर एक विंडो है, ये बैठने का जगह है। सुपर। हाँ। और ये इधर पेंटिंग डिस्प्ले है, वाह। उधर कुछ स्टोरेज है। पेंटिंग्स आप थोड़ा सा क्लोजली दिखा सकते हो? लोगों को स्टूडियो देखने का बहुत मन होता है, मुझे पर्सनली आपके पास आना था। वाह। ये किस टाइप की, मतलब इसका नाम क्या है, टाइटल पेंटिंग का? ये फ्री ट्रांसफर टाइटल है इसका। ओके। जिसमें आर्टिस्ट को मतलब उसका पोज मैंने जैसे कि उसको पंख, उसके हाथ मैंने जैसे पंख की तरह वो दिखाने की कोशिश की है। जो कि अम, हम आर्टिस्ट जब अपने पूरे माहौल में होते हैं, काम में इन्वॉल्व होते हैं, तो एक तरह से पंख लगने का फील होता है। वो एक तरह का लिबरल फील होता है। तो राइट। वो दिखाने की कोशिश की है कि पीछे एक मूर्ति है पंख वाली, एक पंछी है, और वो सब कुछ मतलब एक फ्रीडम पेंट कर रहा है इस तरह से। हम्म। हम उसका एटमॉस्फेयर दिखाया है। वाह। ऑसम। यहाँ पे एक छोटा सा पोर्ट्रेट है। हाँ। अ, वाह। ये कौन है?
ये मेरे एक मित्र की डॉटर है। ओके, वाह, ये मेरा फ्रेंड का पोर्ट्रेट बनाया है। ऑसम। आपने आई थिंक अमित दाने सर को भी लिया था आपके वो हाँ, पेंटिंग में। इसी गेटअप में मैंने अमित का भी बनाया था। राइट, राइट। तो और एक, कुछ दिख नहीं रहा है, ब्लैक हो गया है। हाँ, मैं जरा एक पेंटिंग थोड़ा अपसाइड डाउन है उसे सीधा कर रहा हूँ। ओके। ये एक वे है यहाँ पे। वाह, राइट, इसको ही आई थिंक अवार्ड लगा था। हाँ, ये लास्ट ईयर लगा था, मतलब सॉरी इसी साल ओ, पोर्ट्रेट हाँ हाँ हाँ। अमेरिका का। वाह, अद्भुत। मतलब सारे सारे लोगों ने वो पोस्ट देखा है, लेकिन इतना पास से आज ही पहली बार देख रहे रहेंगे। क्या बात है। ये एक मेरे एक मित्र है माइक मालम करके, वो सॉल्ट लेक सिटी में रहते हैं। उनके यहाँ मैं गेस्ट था, तो ये हम्म। उनका मॉडल है, मैंने वहाँ पेंट किया था। वो क्राइस्ट की लाइफ पे कुछ पेंटिंग्स कर रहे थे, तो वहाँ पे ये मॉडल उन्होंने उसके लिए यूज किया था, तो मैंने उसका एक पोर्ट्रेट बनाया। यहाँ एक पोर्ट्रेट है, ये ऐसे ही कैनवास वाह, पे इसका मैंने है। देखा है। राइट, राइट, राइट। हाँ, तो ये स्टडीज होते हैं, स्टडी की तरह किए हुए हम्म। ऐसे है। और ये जो हमने डिस्कशन किया वो राधा पेंटिंग। नाइस। इस पेंटिंग को आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तब मैं ये वीडियो उसमें डाल दूंगा उसके बैकग्राउंड में। हर वाह। पेंटिंग की अपनी एक स्टोरी होती है। मुझे वो मेरा पर्सनली उसमें बहुत इंटरेस्ट है कि कोई चीज जो है हाँ, उसे मैं ऐसे ही जस्ट पेंटिंग स्टडी करता हूँ, उसकी बात अलग है, मगर जो सब्जेक्ट सोच के मैं बनाता हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ कंसेप्ट होता है, जिसको मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ एक है। वाह, सुपर। ये सारे और पेंटिंग्स आपने जानबूझ के आपके पास रखे हैं ना शायद। हाँ, ये पेंटिंग्स अवार्ड वाले भी है, और इनके पीछे एक अच्छी स्टोरी भी है, जो जो मैं इनको बेचना नहीं चाहता। वैसे भी मैंने अपने को बोला मेरे पहले हाँ। शुरुआत के वक्त में कि पेंटिंग बेचना ये जरा मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज होती है। तो मुझे जो चीजें मेरे लिए हमेशा के लिए चाहिए वो तो मैं नहीं बेचूंगा, वो हम मेरे पास ही रहेगी। तो ये राधा पेंटिंग भी है। ऐसे बहुत सारे पेंटिंग स्पेशल है जो मैं नहीं बेचने वाला कभी। awesome। मतलब मैंने बहुत से आर्टिस्ट के साथ, मतलब मैं हमेशा है ना, अगर आपने मेरा चैनल वो देखा तो आने वाले वीडियोस काफ़ी सारे पेंडिंग है, लेकिन मैंने काफ़ी सारे आर्टिस्ट के घर जाके पर्सनली स्टूडियो जहाँ पे पॉसिबल होता है उनके घर पे जाके स्टूडियो में देखा है। जो अवार्ड लगे हुए पेंटिंग्स होते हैं ना, वो कभी नहीं बेचते, उनके लिए वो बहुत पर्सनल रहते हैं वो पेंटिंग्स। और उसके साथ कई सारे जो विदाउट, मतलब जिसको अवार्ड भी नहीं लगे बट उसके पीछे कुछ स्टोरी होती है, नहीं बेचते। मतलब कामत सर का ही अगर देखा जाए तो उनकी जो वाइफ का जो पेंटिंग है, ओ माय गॉड, मतलब इतने सारे उनके घर में, अगर स्टूडियो में जाए तो उनके वाइफ के पेंटिंग्स इतने सारे लगे हैं, आपको पता होगा। सुपर पेंटिंग्स है। तो प्लस सिद्धार्थ सिंगाड़े सर का भी मैंने काफ़ी टाइम पहले पॉडकास्ट किया, बट उनका आई थिंक शो है बैंगलोर में जैन में, तो तभी मैं वो पॉडकास्ट अपलोड करने वाला। उनकी फरमाइश थी कि वही टाइम पे अपलोड करो। तो उसमें भी उन्होंने एक पेंटिंग दिखाई जो उनके फाइनल ईयर में, बहुत ही बड़ी पेंटिंग है, फाइनल ईयर में उन्होंने सोल्ड आउट हो गई थी उनकी। आई थिंक बॉम्बे आर्ट या फिर यही कहीं पे तो उन्होंने लगाया था, वहीं पे सोल्ड आउट हुई थी आई थिंक फॉर 70K, मतलब जब कॉलेज में थे ऐसा। तो अभी लॉकडाउन में उनको, उनके पास एक खबर आई कि ना जो बायर्स थे उनको वो पेंटिंग रीसेल करनी है। लिटरली उन्होंने वो पेंटिंग फिर से खरीदी, ये कह के मुझे कहा कि ना ये मेरे लिए ऐसा क्षण था कि ना मेरा खोया हुआ बच्चा मेरे पास फिर से आ रहा है। तो उसके लिए मैंने आज के टाइम का जो रेट था पेंटिंग का वो पे करके फिर से मंगाई है, और उन्होंने बहुत अच्छे से रैप अप की थी। जब मैं सिद्धार्थ सिंगाड़े सर का पॉडकास्ट अपलोड करूंगा, ज़रूर देखना आप सब। तो
उसको थोड़ा सा खराब भी हो चुकी है, जो बायर्स थे उन्होंने अच्छे से नहीं रखी पेंटिंग, बट ऐसी स्टोरीज होती है आर्टिस्ट लोगों की। बिकॉज क्या है ना, कलाकार मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि कला प्रोडक्ट से ज्यादा होती है, मतलब इट नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट कि आप बनाओ और आपका रिश्ता उसके साथ कट जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा के लिए बना ही रहता है। तो ये अलग तरह का नाता है, हर किसी का अपना अपना इमोशनल कनेक्ट होता है इसके आर्ट के साथ। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको और भी मिलेंगी। राइट। हाँ, मतलब अलग पूरे पॉडकास्ट में ना मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने सारा ओपनली सारी बातें की। आपने आपका जो बचपन था, जब आपका जो बिहेवियर था थोड़ा सा रिबेलियस था, वो भी आपने ओपनली शेयर किया, आपके स्टोरीज। और आप इतने सिंपल हो, वीडियो में आप बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाता है आपके बातों से। बहुत कुछ सीखने को मिला है। और बहुत कुछ पूछना है, बट अभी हमने लिटरली 7 बजे शुरू किया था पॉडकास्ट और अभी बज रहे हैं 10:30। उसमें उसके बीच में कुछ आधे एक घंटे का ब्रेक लिया रहेगा, आधे पौने घंटे का, बट बहुत देर हो चुकी है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत टाइम दिया है। फिर मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। थैंक यू। इधर एंड करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया यस। सारे दर्शकों को। मेरा मतलब दिल से शुक्रिया, आपने ये सारी चीजें सुनने का धैर्य रखा है, बहुत लंबा हुआ है। और दूसरी बात ये कि आपके जो सैंकी ब्लॉग जो है उसको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू और सर। ये आप अच्छा काम कर रहे हैं। कि इतने सारे आर्टिस्ट को मिल रहे हैं और आर्टिस्ट और आर्ट लवर्स के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में कनेक्शन बनाने की भूमिका निभा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपका ये काम और ज्यादा वृद्धिंगत हो और आप अलग मकाम पे पहुंच के एक जो अपनी भूमिका शुरू की है उसे एक बहुत बड़ा अम, उसका दायरा बढ़े, ये मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। गुनगुनाता है दिल मेरा रम डम डरडम डम 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 डरडम 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 डम डरडम डरडम